हेलो दोस्तों, वेलकम टू डिकोड इंडियन। आई होप आप सभी अच्छे हैं। तो सबसे पहले तो आई नो कि काफ़ी दिनों से लेक्चर्स अपलोड नहीं हो रहा था कुछ हेल्थ इश्यूज़ के वजह से, बट डोंट वरी, जितने सारे भी पेंडिंग लेक्चर्स हैं उन सबको मैं कोशिश करूँगी कि जल्द से जल्द अपलोड कर दूँ। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस लेक्चर को। और देखिए, आज का ये लेक्चर बहुत ही ज़्यादा स्पेशल और इम्पोर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस लेक्चर में हम बात करने वाले हैं यूनियन बजट 2025-2026 के बारे में। जैसा कि आप सबको पता है कि निर्मला सीतारमण जी के द्वारा यूनियन बजट 2025-26 को प्रेजेंट कर दिया गया है और इस बजट के अंदर बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं। तो यहाँ पे जितने सारे भी अनाउंसमेंट हुए हैं ना, उन सभी अनाउंसमेंट को, जितना भी जानकारी हमारे पास अवेलेबल है, तो उन सबको हम अच्छे से समझने वाले हैं। और क्योंकि हम पूरा यूनियन बजट डिस्कस करने वाले हैं, तो इस लेक्चर का जो लेंथ है वो थोड़ा ज़्यादा हो सकता है, 1.5 आवर या 2 आवर भी हो सकता है, आई डोंट नो। लेकिन ट्रस्ट मी गाइस, अगर आपने इस लेक्चर को शुरू से लेकर के लास्ट तक देख लिया, तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस आ जाएगा कि किसी भी एग्जाम में बजट के ऊपर अगर कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो आप उसको कर लेंगे। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं बिना किसी डिले के। अगर आपको इस पर्टिकुलर लेक्चर का पीडीएफ चाहिए होगा तो वो भी आपको मिल जाएगा। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, वहां से जाकर के आप इस लेक्चर का और आने वाला जितना भी लेक्चर है उसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो बजट के अंदर तो जो अनाउंसमेंट हुआ है उसको हम डिटेल वे में समझेंगे ही, लेकिन उससे पहले बजट को लेकर के जो कुछ कुछ पॉइंट है उसको हम देख लेते हैं। जैसे कि सबसे पहले तो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा 1 फरवरी 2025 को यूनियन बजट 2025-26 को प्रेजेंट किया गया था। और देखिए, ये लगातार 8वीं बार है जब फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के द्वारा बजट प्रेजेंट किया गया है। तो अगर आप देखेंगे तो किसी भी इंडियन फाइनेंस मिनिस्टर के द्वारा सबसे ज्यादा बार लगातार बजट प्रेजेंट करने का जो रिकॉर्ड है वो निर्मला सीतारमण जी के नाम है। ओके, निर्मला सीतारमण जी के पहले जो मोरारजी देसाई हैं, मोरारजी देसाई जी ने लगातार 6 बार बजट प्रेजेंट किया था। ओके, और मोरारजी देसाई से पहले जो फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर हैं मनमोहन सिंह जी, फॉर्मर प्राइम मिनिस्टर मनमोहन सिंह जी थे, उन्होंने लगातार 5 बार जो बजट है वो प्रेजेंट किया था, 1991 से लेकर के 1995 तक। ओके, समझ में आ गया ना? देखिए, यहाँ पे अगर हम कंसेक्यूटिवली नहीं बात करें, इन जनरल बात करें, तो सबसे ज्यादा बार बजट प्रेजेंट करने का जो रिकॉर्ड है वो अभी भी मोरारजी देसाई जी के नाम है। मोरारजी देसाई जी ने टोटल 10 टाइम्स बजट प्रेजेंट किया था। और मोरारजी देसाई के बाद जो पी चिदम्बरम जी हैं, पी चिदम्बरम जी ने लगातार 9 बार बजट प्रेजेंट किया था। ठीक है ना? देखिए, यहाँ पे इस लेक्चर के अंदर हम किस तरीके से चीजों को डिस्कस करने वाले हैं, तो इस लेक्चर के अंदर हम 2 पार्ट्स को डिस्कस करेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। तो पार्ट ए के अंदर हम क्या क्या देखेंगे, बजट का थीम के ऊपर हम थोड़ा बात करेंगे। इस बजट के अंदर 4 सेक्टर को 4 इंजन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। जैसे कि एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, एमएसएमई को सेकेंड इंजन के तौर पे, इन्वेस्टमेंट को थर्ड इंजन के तौर पे, और एक्सपोर्ट को फोर्थ इंजन के तौर पे। और हर एक सेक्टर के अंदर बहुत सारा अनाउंसमेंट हुआ है, तो उन सबको हम देखने वाले हैं। इसके बाद देखिए, यहाँ पे रिफॉर्म्स को फ्यूल के तौर पे देखा गया है, तो इसके अंदर भी कुछ कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, उसको भी हम देखेंगे। और फिर पार्ट बी आता है, तो पार्ट बी के अंदर हम इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के जो फैसला लिया गया है उसको देखने वाले हैं, और डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के जो फैसला लिया गया है उसको देखने वाले हैं। ओके, तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, सबसे पहले तो पार्ट ए के अंदर हम क्या बात करेंगे, तो सबसे पहले तो यहाँ पे बजट का थीम क्या है उसको देख लेते हैं। तो ये जो यूनियन बजट 2024-25 है ना, इसका थीम है सबका विकास, मतलब कि इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कि ये जो पूरा बजट है इसका उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है इस बात को इंश्योर करना कि जितने सारे भी रीजन है, हर रीजन के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है। ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही जगह पे डेवलपमेंट हो रहा है और बाकी रीजन के अंदर डेवलपमेंट नहीं हो रहा है। तो इस बजट का उद्देश्य क्या है, इसका उद्देश्य है सबका विकास, इंक्लूसिव ग्रोथ। मतलब कि जितने सारे भी रीजन है, हर रीजन के अंदर डेवलपमेंट हो रहा है, जितने सारे भी लोग हैं, जितना भी इकोनॉमी का सेक्टर है, हर सेक्टर के अंदर जो बेनिफिट है वो पहुंच रहा है। और देखिए, अगर हम अल्टीमेट जो एम है भारत का उसके बारे में बात करें, तो हमारा गोल क्या है, हमारा गोल है भारत को एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन बनाना, भारत को विकसित भारत बनाना। नाउ किन सब चीजों को इंश्योर करके हम ऐसा कर सकते हैं, तो सबसे पहला है पॉवर्टी को खत्म करके,
इस बात को इंश्योर करके कि जितने सारे भी लोग हैं सभी के पास इतना ज़्यादा क्षमता हो कि उनका जो बेसिक रिक्वायरमेंट है उसको वो पूरा कर पा रहे हैं, पॉवर्टी को खत्म करके। इसके बाद जितने सारे भी बच्चे हैं उन सभी तक क्वालिटी एजुकेशन पहुंचा करके, इसके बाद सभी लोगों तक अफोर्डेबल और क्वालिटी हेल्थ केयर फैसिलिटी पहुंचा करके, इसके अलावा इस बात को इंश्योर करके कि जितने सारे भी वर्कर्स हैं सभी वर्कर्स के पास स्किल है और उनके पास स्टेबल जॉब है। जो पूरा हमारा वर्क फोर्स है उसके अंदर जो महिलाओं का पार्टिसिपेशन है उसको इंश्योर करके, ज़्यादा से ज़्यादा उनका पार्टिसिपेशन को इंश्योर करके, 70% महिलाओं के पार्टिसिपेशन को इंश्योर करके, मतलब कि जो भी हमारा फीमेल पॉपुलेशन है उसका 70%, उसकी 70% जो महिलाएं हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हैं, इस बात को इंश्योर करके भारत को एज अ ग्लोबल फूड लीडर बना करके। तो ये सब सारा चीज़ें हैं, मतलब भारत को एज अ ग्लोबल फूड लीडर बना करके क्या मतलब है इसका, कि जो भी फार्मर्स है, जो भी एग्रीकल्चर है उसको सपोर्ट करके कि वो दुनिया भर के अंदर ताकि दुनिया भर के अंदर जो भारत है वो फूड का टॉप प्रोड्यूसर हो, एक्सपोर्टर हो। ओके, तो इन सब चीज़ों को इंश्योर करके हमारा जो भारत है उसको हम एक विकसित भारत बना सकते हैं। ठीक है, नाउ देखिए हमने जो सपना देखा है कि भारत को एक विकसित भारत बनाना है, हमारे देश को एक फुल्ली डेवलप्ड नेशन बनाना है, तो इसके लिए ग्रोथ ड्राइवर्स यहाँ पे बताया गया है, मतलब कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट सेक्टर्स है जो कि पूरा इंडिया का जो ग्रोथ है, जो डेवलपमेंट है उसको लीड करेगा, उसके बारे में यहाँ पे बताया गया है। ओके, तो सबसे पहले यहाँ पे 4 इंजन्स को रिकॉग्नाइज किया गया है। तो 4 इंजन्स क्या क्या है? एग्रीकल्चर, एमएसएमई, इन्वेस्टमेंट और एक्सपोर्ट। तो ये 4 इंजन है, मतलब कि ये 4 मेन एरियाज हैं जो कि भारत के ग्रोथ को, डेवलपमेंट को लीड करेगा। ये सब जो चारों सेक्टर है, ये सेक्टर मिल करके काम करके हमारा जो इकोनॉमी है उसको बूस्ट करेगा। ओके, उसके बाद यहाँ पे फ्यूल के तौर पे रिफॉर्म को देखा गया है, मतलब कि जो रूल्स है, जो रेगुलेशंस है उसको आसान बना करके, ताकि चीज़ें सभी के लिए आसान हो सके। इसके बाद यहाँ पे गाइडिंग स्पिरिट के तौर पे इंक्लूसिविटी को देखा गया है, सबका विकास। और डेस्टिनेशन क्या है हमारा? विकसित भारत, हमारा जो भारत है उसको विकसित भारत बनाना। ओके, तो नाउ यहाँ पे सबसे पहले तो ये जो चारों इंजन है, तो हर एक एरिया के अंदर बहुत सारे अनाउंसमेंट हुए हैं और हर अनाउंसमेंट को हम अब देखने वाले हैं। ओके, तो अभी से ये लेक्चर बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ही ध्यान से देखिएगा और सुनिएगा। देखिए, तो एग्रीकल्चर को एज अ फर्स्ट इंजन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है और सबसे पहला अनाउंसमेंट यहाँ पे क्या किया गया है? प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना, डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम। तो इस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया है। और देखिए, इस प्रोग्राम को समझने से पहले आपको जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम होता है वो समझना होगा, क्योंकि एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम के सक्सेस के बाद ही ये जो आपका प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना है ना, इसको भी अनाउंस किया गया है। तो ये पूरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम क्या होता है इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं, बहुत ज़्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। देखिए, यहाँ पे जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसको नीति आयोग जी के द्वारा 2018 में लॉन्च किया गया था। तो ये जो पूरा एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है भारत का जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है ना, उसको डेवलप करना। इस प्रोग्राम का ये जो एडीपी है इसका उद्देश्य है। तो भारत के अंदर जो मोस्ट अंडर डेवलप्ड डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे हेल्थ को, जो स्वास्थ्य व्यवस्था है उसको ठीक करना, एजुकेशन को ठीक करके, एग्रीकल्चर स्थिति को ठीक करके, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो ठीक करके, फाइनेंशियल इंक्लूजन ला करके जो वैसा डिस्ट्रिक्ट है उसको इम्प्रूव करना, उसको डेवलप करना, ये जो आपका एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है उसका उद्देश्य है। और याद रखिएगा कि इस प्रोग्राम के अंदर अभी 112 डिस्ट्रिक्ट कवर होता है। ठीक है, पूरे देश भर के अंदर जो अलग अलग स्टेट्स हैं वहां पे 112 डिस्ट्रिक्ट इस प्रोग्राम के तहत कवर होता है। ओके, तो यहाँ पे देखिए, ये जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम है ना, इसी के सक्सेस के बाद यहाँ पे इस बजट के अंदर प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना को लॉन्च किया गया है। ओके, मतलब कि इसको अनाउंस किया गया है। और यहाँ पे इसको कैसे लॉन्च किया जाएगा? तो स्टेट्स के साथ मिल करके इसको लॉन्च किया जाएगा।
और ये जो आपका प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना है, तो इसके अंदर 100 डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। ये कैसा डिस्ट्रिक्ट होगा? तो ये ऐसा डिस्ट्रिक्ट होगा जहाँ पे लो प्रोडक्टिविटी है, मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी है, वीक क्रेडिट एक्सेस है। इसका मतलब क्या है? तो सबसे पहले तो लो प्रोडक्टिविटी है, इसका मतलब क्या है कि वहाँ पे फसल को उतना ज़्यादा ग्रो नहीं हो पा रहा है। मॉडरेट क्रॉप इंटेंसिटी का क्या मतलब है कि फार्मर्स ना वहाँ पे मल्टीपल क्रॉप को नहीं ग्रो कर पा रहे हैं, वो सिर्फ 1 या 2 क्रॉप को ग्रो कर पा रहे हैं। ओके, तो इस वैसे डिस्ट्रिक्ट को यहाँ पे कवर किया जाएगा। वीक क्रेडिट एक्सेस का मतलब क्या है कि फार्मर्स को जो फाइनेंशियल सपोर्ट होता है वो मिलने में काफी ज्यादा दिक्कत होता है। ठीक है, तो इस प्रोग्राम के तहत 100 ऐसे डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। ओके, और ऐसा माना जा रहा है कि इस प्रोग्राम से 1.7 करोड़ जो फार्मर्स है उनको मदद मिलने वाला है। ओके, तो ये था पूरा प्राइम मिनिस्टर धन धान्य कृषि योजना या फिर प्रधानमंत्री धन धान्य कृषि योजना। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, दूसरे अनाउंसमेंट को देखते हैं। ना यहाँ पे देखिए अब क्या अनाउंस किया गया है, तो यहाँ पे रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम को अनाउंस किया गया है। तो ये एक कंप्रेहेंसिव मल्टी सेक्टोरल प्रोग्राम है और इसको भी स्टेट्स के साथ मिल करके लॉन्च किया जाएगा। ओके, नाउ ये जो पूरा प्रोग्राम है ना, ये करेगा क्या, इसका उद्देश्य क्या है? तो ये क्या करेगा, ये एग्रीकल्चर के अंदर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का समस्या है ना, उसको ये एड्रेस करेगा, उसको ये ठीक करने का काम करेगा। नाउ अंडर एम्प्लॉयमेंट क्या होता है? देखिए, अंडर एम्प्लॉयमेंट एक ऐसा सिचुएशन होता है जहां पे लोगों के पास जॉब्स तो होता है, लेकिन वो जॉब उस व्यक्ति का जो स्किल्स है, जो उसका एजुकेशन है, उसको अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर रहा होता है। तो ये जो पूरा रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रिजिलियंस प्रोग्राम को लॉन्च किया जाएगा स्टेट्स के साथ मिलकर के, ये क्या करेगा, ये एग्रीकल्चर के अंदर जो अंडर एम्प्लॉयमेंट का समस्या है ना, उसको ये ठीक करेगा स्किलिंग के थ्रू, इन्वेस्टमेंट के थ्रू, टेक्नोलॉजी के थ्रू, और जो पूरा आपका रूरल इकोनॉमी है उसको बूस्ट करके। ठीक है, समझ में आ गया? नाउ इसका पूरा उद्देश्य क्या है, ये जो आपका रूरल प्रॉस्पेरिटी एंड रेजिलियंस प्रोग्राम है, इसका उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है रूरल एरियाज के अंदर एम्पल अपॉर्चुनिटीज, सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी जनरेट करना, ताकि वहां पे लोगों को माइग्रेट ना करना पड़े। ग्रामीण इलाके में जो लोग रहते हैं उनको ना चाहते हुए भी नौकरी के पर्पज से माइग्रेट करना पड़ता है, बड़े शहर जाना पड़ता है, राइट? तो वहां पे वैसे इलाके में एम्पल अपॉर्चुनिटीज जनरेट करके वहां पे लोगों को जो माइग्रेट करना पड़ता है उसको वो एक ऑप्शन के तौर पे देखें। अगर मतलब उनको मन करे तो वो करे, ऐसा ना हो कि उनको जबरदस्ती करना है माइग्रेट, जबरदस्ती उनको अपना गांव अपना शहर छोड़ के बड़े शहर जाना है जॉब करने के लिए। तो इस चीज को यहाँ पे क्रिएट करना, ये जो पूरा प्रोग्राम है इसका उद्देश्य है। ओके, और देखिए ये जो प्रोग्राम है इसके फेज 1 में 100 डेवलपिंग एग्री डिस्ट्रिक्ट को कवर किया जाएगा। ओके, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अनाउंसमेंट को देखते हैं। ना देखिए यहाँ पे आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को अनाउंस किया गया है। तो सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने बोला है कि वो 6 ईयर मिशन फॉर आत्मनिर्भरता इन पल्सेस को लॉन्च करेगा, और इसका स्पेशल फोकस किस किस दाल के ऊपर रहेगा? तूर, उड़द और मसूर दाल। ठीक है, तो सिंपली ये एक अनाउंसमेंट हुआ है, कुछ बहुत ज्यादा इसमें डिटेल नहीं है। अब देखिए यहाँ पे बिहार के अंदर मखाना बोर्ड को सेटअप किया जाएगा। तो अगर आप बिहार झारखंड के तरफ से हैं तो आपको पता होगा कि वैसे तो मखाना पूरे देश भर के अंदर ही फेमस है, लेकिन पूरे देश भर के अंदर ना जितना भी मखाना प्रोड्यूस होता है तो उसका 90% अकेले बिहार ही करता है। ओके, तो यहाँ पे उसी बात को देखते हुए जो पूरा मखाना है उसका जो प्रोडक्शन होता है, प्रोसेसिंग होता है, वैल्यू एडिशन होता है, मार्केटिंग होता है, इसको इम्प्रूव करने के लिए सरकार ने क्या बोला है कि बिहार के अंदर मखाना बोर्ड को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे मखाना के प्रोडक्शन में, इसके प्रोसेसिंग में, इसके वैल्यू एडिशन में जितने सारे भी लोग इन्वॉल्व है ना, उसको जो आपका फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन होता है उसमें ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। ओके, तो जितने सारे भी लोग मखाना के प्रोडक्शन में, प्रोसेसिंग में, मार्केटिंग में इन्वॉल्व है, तो उसको फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन जो एफपीओ होता है उसमें ऑर्गेनाइज कर दिया जाएगा। ठीक है, तो ये फैसला लिया गया है, बिहार के अंदर मखाना बोर्ड को स्टैब्लिश किया जाएगा। आगे देखते हैं। ना देखिए यहाँ पे मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को अनाउंस किया गया है।
जो कॉटन ग्रोइंग फार्मर्स हैं, वैसे फार्मर्स जो कि कॉटन को ग्रो करते हैं, तो वैसे फार्मर्स को बेनिफिट पहुंचाने के लिए मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी को अनाउंस किया गया है। तो ये 5 ईयर मिशन होगा कॉटन प्रोडक्टिविटी को, जो सस्टेनेबिलिटी है उसको इम्प्रूव करने के लिए। मेन चीज क्या है, इंपॉर्टेंट चीज, तो ये जो पूरा मिशन फॉर कॉटन प्रोडक्टिविटी होगा ना, इसका फोकस एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल कॉटन वेराइटीज के ऊपर होगा। मतलब कि जो हाई क्वालिटी कॉटन होता है लॉन्गर फाइबर के साथ, उसको प्रोड्यूस करने के ऊपर इसका फोकस होगा, और उसका इस्तेमाल करके ना प्रीमियम क्लोथ्स बनाया जाता है, प्रीमियम टेक्सटाइल बनाया जाता है। ओके, तो यहाँ पे इसका फोकस एक्स्ट्रा लॉन्ग स्टेपल्स कॉटन वेराइटीज के ऊपर होगा। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे ये काफी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट है। तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू जो किसानों के द्वारा क्रेडिट अवेल किया जाता है ना, तो उसके लिमिट को यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। और देखिए, इस पूरे अनाउंसमेंट को समझने से पहले एक स्कीम है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम। तो इस स्कीम के बारे में आपको पता होना चाहिए, क्योंकि किसान इसी स्कीम के तहत जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है उसके थ्रू सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन अवेल करते हैं। तो पहले हम ये जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है उसको देख लेते हैं, फिर हम अपने इस अनाउंसमेंट के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम, ये इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का वेरिएशन है, मतलब कि इसका अपडेटेड वर्जन है। अब इस स्कीम के तहत होता क्या है, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत होता क्या है, तो इस स्कीम के तहत ना फार्मर्स को सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर, और यहाँ पे सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट का मतलब है 7% इंटरेस्ट रेट। ओके, तो इस स्कीम के तहत ना फार्मर्स को 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर शॉर्ट टर्म एग्रीकल्चर लोन्स मिलता है। शॉर्ट टर्म का मतलब है कि अप टू 1 ईयर तक के लिए जो लोन्स है वो फार्मर्स को मिलता है 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर। ओके, और ये क्या है, तो ये एक सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, मतलब कि ये जो स्कीम है ना वो पूरी तरह से भारत सरकार के द्वारा फंडेड है। और जो ये आपका इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है, इसको ओरिजिनली 2006-07 में लॉन्च किया गया था। 2022 के अंदर इस स्कीम में मेजर अमेंडमेंट हुआ था, तो इस स्कीम का नाम इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम से बदल करके क्या रख दिया गया, मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम रख दिया गया। ठीक है, समझ में आ गया? अब इस स्कीम के तहत होता क्या है, तो इस स्कीम के तहत जो फार्मर्स है उनके पास जो किसान क्रेडिट कार्ड होता है, तो किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू वो इस स्कीम के तहत सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो शॉर्ट टर्म लोन्स होता है वो अवेल कर सकते हैं। और ये जो पूरा आपका किसान क्रेडिट कार्ड है, इसको कब इंट्रोड्यूस किया गया था, 1998 में इसको इंट्रोड्यूस किया गया था। समझ में आ गया? अब देखिए, सरकार ने यहाँ पे जो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है इसको फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए भी अप्रूव कर दिया था। और यहाँ पे क्या बोला था सरकार ने कि फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के अंदर फार्मर्स को 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो शॉर्ट टर्म लोन्स है वो मिल जाएगा। और जो लेंडिंग इंस्टीट्यूशंस हैं, जो बैंक्स है, जो एनबीएफसीज है, जो इन फार्मर्स को सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर लोन देगा, उसको यहाँ पे 1.50% के हिसाब से जो इंटरेस्ट सबवेंशन है वो प्रोवाइड किया जाएगा। देखिए, इसमें होता क्या है ना, मान लीजिए कि कोई बैंक है, ओके, तो उस बैंक के पॉलिसी के हिसाब से जो एग्रीकल्चरल लोन्स के ऊपर वो इंटरेस्ट रेट चार्ज करेगा, सपोज वो 8.50% है। ठीक है, तो यहाँ पे बैंक क्या करता है ना, बैंक यहाँ पे फार्मर्स को पहले 7% इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो लोन है वो दे देता है, और बाद में जो ये 1.50% का डिफरेंस होता है ना, ये वो सरकार से क्लेम कर लेता है। ओके, तो कुछ इस तरीके से ये जो पूरा मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है वो काम करता है ना। देखिए, एक पॉइंट यहाँ पे बताना जरूरी है, क्योंकि इस स्कीम के तहत सब्सिडाइज इंटरेस्ट रेट के ऊपर जो किसान है उसको लोन मिलता है, तो यहाँ पे एक लिमिट है। अभी तक ये लिमिट क्या है, अभी तक ये लिमिट है 3 लाख रुपीज। तो कोई किसान MISS स्कीम के तहत किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू मैक्सिमम 3 लाख रुपीज तक का ही जो लोन्स है वो अवेल कर सकता है। आई होप आपको आइडिया आ गया होगा कि मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम है क्या और किस तरीके से किसान इस स्कीम के तहत लोन अवेल करता है ना। यहाँ पे फैसला क्या लिया गया है, अनाउंसमेंट क्या किया गया है, वो भी आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो देखिए, जो किसान क्रेडिट कार्ड है ना,
इसके थ्रू 7.7 करोड़ जो फार्मर्स हैं, फिशरमैन हैं, डेयरी फार्मर्स हैं, उन्होंने शॉर्ट टर्म लोन्स अवेल किया हुआ है। ओके, नाउ जैसा कि मैंने पहले आपको बता दिया कि जो फार्मर्स किसान क्रेडिट कार्ड के थ्रू लोन अवेल करते हैं तो वो मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत करते हैं। तो यहाँ पे मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम का जो लोन लिमिट है उसको यहाँ पे 3 लाख रुपीस से बढ़ा करके 5 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो बस यही पूरा डिसीजन लिया गया है और कुछ भी यहाँ पे अनाउंसमेंट नहीं हुआ है। मॉडिफाइड इंटरेस्ट सबवेंशन स्कीम के तहत जो लोन लिमिट है उसको 3 लाख रुपीस से बढ़ा करके 5 लाख रुपीस कर दिया गया है। मतलब कि फार्मर अब इस स्कीम के तहत केसीसी के थ्रू 5 लाख रुपीस तक का जो लोन है वो ले सकते हैं। ठीक है, अभी हालांकि अनाउंसमेंट हुआ है, देखते हैं कि इसको लेकर के जो नेक्स्ट नोटिफिकेशन है वो कब आता है। आई होप आपको ये वाला भी जो अनाउंसमेंट है समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। ओके, देखिए यहाँ पे इंडियन पोस्ट को लेकर के अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहाँ पे सरकार ने बोला है कि जो इंडियन पोस्ट है वो रूरल इकोनॉमी के लिए अब बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करने वाला है। तो अगर हम अभी इंडियन पोस्ट के बारे में बात करें तो इसका 1.5 लाख रूरल पोस्ट ऑफिसेस है। इसका इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी है और इसका 2.4 लाख डाक सेवक्स भी है। मतलब कि जो एम्प्लॉयज है इसका जो हम तक जो पोस्ट होता है वो पहुंचाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना, यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो पूरा इंडियन पोस्ट है उसको रीपोजिशन किया जाएगा, मतलब कि इसको रिस्ट्रक्चर किया जाएगा, चेंज किया जाएगा ताकि ये एक नए रोल में आ सके और जो पूरा रूरल इकोनॉमी है उसके ग्रोथ को बूस्ट करने के लिए ये काम कर सके। ठीक है ना, यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो इंडियन पोस्ट है, इंडियन पोस्ट को एज अ लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ट्रांसफॉर्म कर दिया जाएगा। इसका मतलब क्या है, तो इसका सिंपली सा ये मतलब है ना कि अब जो इंडियन पोस्ट है ना ये सिर्फ पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, ये कंप्रेहेंसिव जो लॉजिस्टिक सॉल्यूशंस होता है वो भी प्रोवाइड करेगा। मतलब कि गुड्स के डिलीवरी को लेकर के जो सर्विसेज होता है, इसके ट्रांसपोर्टेशन, इसके स्टोरेज को लेकर के जो पूरा सर्विसेज होता है ये सब ये प्रोवाइड करेगा बिजनेसेस को, इंडिविजुअल्स को मदद करने के लिए, ताकि उसका जो पूरा सप्लाई चेन है, जो डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क होता है उन सबको इम्प्रूव कर सके। ओके, समझ में आ गया। तो इंडियन पोस्ट को यहाँ पे लार्ज पब्लिक लॉजिस्टिक्स ऑर्गेनाइजेशन के तौर पे ट्रांसफॉर्म किया जाएगा। इसका मतलब क्या है कि ये सिर्फ अब पोस्टल सर्विसेज प्रोवाइड नहीं करेगा, ये जो पूरा कंप्रेहेंसिव लॉजिस्टिक सॉल्यूशन होता है वो भी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अनाउंसमेंट को देखते हैं। ना देखिए, एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया था और उसके अंदर जितना सारा भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ था उसको हमने देख लिया, राइट। अब यहाँ पे एमएसएमई को सेकंड इंजन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है और इसके अंदर भी बहुत सारे इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुए हैं, तो उसको हम 1 बाय 1 करके देखने वाले हैं। ठीक है, सबसे पहले देखिए, अभी क्या है ना, कोई इंटरप्राइज है तो वो इंटरप्राइज माइक्रो है या स्मॉल है या मीडियम है, तो इस बात को इसको क्लासिफाई करने के लिए कुछ कुछ क्राइटेरिया है, तो उस क्राइटेरिया को यहाँ पे अभी रिवाइज किया गया है। ठीक है, जितना भी एमएसएमई है उसके लिए जो क्लासिफिकेशन क्राइटेरिया है उसको यहाँ पे रिवाइज किया गया है। तो इसको तो हम देखेंगे ही चार्ट के थ्रू, लेकिन उससे पहले सरकार ने एमएसएमई का जो कंडीशन है हमारे देश के अंदर उसके बारे में बताया है। ओके, इसका जो रोल है हमारी इकोनॉमी के अंदर उसके बारे में बताया है। तो देखिए, करेंटली अगर हम बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा रजिस्टर्ड एमएसएमई हमारे देश के अंदर और इसके अंदर 7.5 करोड़ लोग काम कर रहे हैं और जितना सारा भी हमारा मैन्युफैक्चरिंग है ना उसका 36% कंट्रीब्यूशन एमएसएमई के द्वारा किया जाता है। ओके, और ये सब मिलकर के काम कर रहा है भारत को एक ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब बनाने के लिए। इसके बाद देखिए, अगर हम एक्सपोर्ट को लेकर के बात करें तो हमारे देश से जितना भी एक्सपोर्ट होता है उसका 45% जो प्रोडक्ट है, जो सर्विसेज है, वो एमएसएमई के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है। तो इन सब से आपको समझ में आ ही गया होगा कि एमएसएमई हमारे देश के अंदर कितना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, हमारी इकोनॉमी के लिए कितना इंपॉर्टेंट है। ओके, तो इन्हीं सब चीजों को देखते हुए देखिए, आपको पता होगा कि कोई इंटरप्राइज को जब क्लासिफाई किया जाता है कि वो माइक्रो है, स्मॉल है या फिर मीडियम है, तो यहाँ पे 2 थ्रेशोल्ड के आधार पे क्लासिफाई किया जाता है, इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर। तो ये जो इन्वेस्टमेंट और टर्नओवर लिमिट है ना
एमएसएमई के क्लासिफिकेशन के लिए, उसको यहाँ पे इनहेंस कर दिया गया है। तो जो इन्वेस्टमेंट लिमिट है उसको 2.5 टाइम से इनहेंस कर दिया गया है, और जो टर्नओवर लिमिट है उसको 2 टाइम से इनहेंस कर दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, देखिए अभी तक क्या था कि कोई इंटरप्राइज है, उसका प्लांट और मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 1 करोड़ तक का है अगर, और उसका टर्नओवर 5 करोड़ तक का है, तो वो माइक्रो इंटरप्राइज कहलाता था। ओके, अब यहाँ पे सरकार ने इस लिमिट को रिवाइज कर दिया है, इन्वेस्टमेंट का जो लिमिट है उसको 2.5 टाइम से बढ़ा दिया है, और टर्नओवर का जो लिमिट है उसको 2 टाइम से बढ़ा दिया है, राइट। तो यहाँ पे अब डेफिनेशन क्या होगा, तो यहाँ पे अब अगर कोई इंटरप्राइज है, उसका प्लांट और मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो 2.5 करोड़ तक का अगर होगा, और टर्नओवर उसका मतलब कि उसका टोटल सेल्स जो रेवेन्यू होता है वो 10 करोड़ रुपए तक का होगा, तो वो यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसी प्रकार से देखिए स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए क्या बोला जा रहा है, तो अगर कोई इंटरप्राइज है, उसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, तो वो स्मॉल इंटरप्राइज कहलाएगा। पहले ये लिमिट कितना था, इन्वेस्टमेंट के लिए 10 करोड़ था और टर्नओवर के लिए 50 करोड़ था। ठीक है, इसके बाद देखिए अगर कोई इंटरप्राइज है और उसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक का है और टर्नओवर 500 करोड़ तक का है, तो वो मीडियम इंटरप्राइज कहलाएगा। ठीक है, पहले ये लिमिट इन्वेस्टमेंट के लिए 50 करोड़ था और टर्नओवर के लिए 250 करोड़ था। समझ में आ गया, डोंट वरी, इसको हम एक बार और अच्छे से देख लेते हैं। देखिए यहां पे माइक्रो, स्मॉल, मीडियम, राइट, और क्या क्या थ्रेशोल्ड है, इन्वेस्टमेंट, टर्नओवर। ओके, तो देखिए अगर कोई इंटरप्राइज है, उसका प्लांट और मशीनरी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट है वो अगर 2.5 करोड़ तक का है और टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, तो वो इंटरप्राइज क्या कहलाएगा, माइक्रो इंटरप्राइज कहलाएगा। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ कि ये जो लिमिट है वो करोड़ में है, नंबर है वो करोड़ में। ठीक है, इसके बाद देखिए कोई इंटरप्राइज है, उसका इन्वेस्टमेंट 25 करोड़ तक का है और उसका टर्नओवर 100 करोड़ तक का है, तो वो क्या कहलाएगा, स्मॉल इंटरप्राइज कहलाएगा। ठीक है, कोई इंटरप्राइज है, उसका इन्वेस्टमेंट 125 करोड़ तक का है और उसका जो टर्नओवर है वो 500 करोड़ तक का है, तो वो क्या कहलाएगा, मीडियम इंटरप्राइज कहलाएगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आप चाहें तो इसको एक बार आप पॉज करके भी देख सकते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ना देखिए इसके बाद क्या अनाउंसमेंट हुआ है, तो जो एमएसएमई है, एमएसएमई को और भी आसानी से जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो मिल सके, इसके लिए यहाँ पे जो क्रेडिट गारंटी कवर होता है उसको बढ़ा दिया गया है। तो क्रेडिट गारंटी कवर क्या होता है, जैसे कि मान लीजिए कि कोई एक एमएसएमई है, ओके, और उसने बैंक से कुछ पैसा उधार पे लिया। अब वो जो एंटरप्राइज है ना, वो बैंक को पैसा नहीं चुका पा रहा है, तो यहाँ पे सरकार आता है और सरकार बैंक को कंपनसेट करता है। तो यही क्या हो गया, यही क्रेडिट गारंटी कवर हो गया। तो यहाँ पे एमएसएमई को और भी आसानी से जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो बैंकों से मिल जाए, इसके लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको सरकार ने क्या किया है, बढ़ा दिया है, मतलब कि अनाउंसमेंट किया है कि इसको बढ़ा दिया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए माइक्रो एंड स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है, इसको 5 करोड़ से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि जो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस है वो गवर्नमेंट बैक लोन अवेल कर सकता है 10 करोड़ रुपए तक का, बिना किसी कोलेट्रल को दिए हुए। तो कोई माइक्रो या स्मॉल इंटरप्राइज है, वो बैंक से जाकर के 10 करोड़ रुपए तक का भारत सरकार द्वारा सपोर्टेड जो लोन्स होता है वो अवेल कर सकता है बिना किसी कोलेट्रल दिए हुए। ये लिमिट पहले कितना था, ये लिमिट पहले 5 करोड़ रुपीस था। ठीक है, और यहाँ पे ये जो फैसला लिया गया है, इससे ऐसा माना जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में एडिशनल 1.5 लाख करोड़ रुपीस जो क्रेडिट है वो माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओके,
इसके बाद देखिए यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको 10 करोड़ रुपीस से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपीस कर दिया गया है। और स्टार्टअप्स के द्वारा ये जो गारंटी अवेल किया जाता था ना, तो उसके लिए स्टार्टअप्स के द्वारा एक गारंटी फी भी पे किया जाता था। तो जो ये गारंटी फी है उसको यहाँ पे 1% कर दिया गया है। आत्मनिर्भर भारत के लिए जो इम्पोर्टेंट सेक्टर है, जो इम्पोर्टेंट 27 सेक्टर है उसके अंदर जो लोन्स लिया जाता है उसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया। इन सब के अलावा देखिए जो वेल रन एक्सपोर्टर एमएसएमई है, मतलब कि जो वेल मैनेज्ड एमएसएमई है, जो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है, तो वो यहाँ पे 20 करोड़ रुपए तक का जो टर्म लोन होता है वो अवेल कर सकता है क्रेडिट गारंटी के साथ। तो यहाँ पे एक्सपोर्ट एक्टिविटीज को बढ़ावा देने के लिए फैसला लिया गया है। तो जो वेल मैनेज्ड एमएसएमई है जो गुड्स को एक्सपोर्ट करता है वो 20 करोड़ रुपीस तक का जो टर्म लोन होता है वो अवेल कर सकता है क्रेडिट गारंटी के साथ। ये एक फैसला लिया गया है, समझ में आ गया ना। देखिए यहाँ पे हमने क्या देखा था कि माइक्रो और स्मॉल इंटरप्राइजेस के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको 5 करोड़ रुपीस से बढ़ा करके 10 करोड़ रुपीस कर दिया गया। इसके बाद हमने क्या देखा था कि स्टार्टअप्स के लिए जो क्रेडिट गारंटी कवर है उसको 10 करोड़ से बढ़ा करके 20 करोड़ रुपीस कर दिया गया था। जो वेल रन एक्सपोर्टर एमएसएमई है उसके लिए भी जो टर्म लोन का लिमिट है उसको 20 करोड़ बोल दिया गया था कि जो वेल रन एक्सपोर्टर एमएसएमई है वो 20 करोड़ तक का टर्म लोन ले सकता है क्रेडिट गारंटी के साथ, राइट। इसके अलावा देखिए यहाँ पे माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए और भी कुछ फैसला लिया गया है। माइक्रो इंटरप्राइज के लिए बोला गया है कि क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस किया जाएगा। तो यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि वो कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड को इंट्रोड्यूस करेगा जिसका लिमिट 5 लाख रुपया होगा माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो कि उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है ना। यहाँ पे उद्यम पोर्टल क्या होता है, देखिए उद्यम पोर्टल ओनली गवर्नमेंट पोर्टल है एमएसएमई के रजिस्ट्रेशन के लिए। ओके, यूनियन एमएसएमई मिनिस्ट्री के द्वारा इसको 2020 में लॉन्च किया गया था। तो ये फ्री ऑफ कॉस्ट और पेपरलेस जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है वो प्रोवाइड करता है। मतलब कि इसके ऊपर जो एमएसएमई रजिस्ट्रेशन होता है उसमें किसी भी प्रकार का पैसा नहीं देना होता है और ये पेपरलेस होता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि सरकार कस्टमाइज क्रेडिट कार्ड इंट्रोड्यूस करेगा जिसका लिमिट 5 लाख रुपया होगा माइक्रो इंटरप्राइजेस के लिए जो कि उद्यम पोर्टल के ऊपर रजिस्टर्ड है। ओके, और पहले साल में 10 लाख जो कार्ड्स है वो इशू किया जाएगा माइक्रो इंटरप्राइजेस को। समझ में आ गया, ये एक फैसला लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो फंड ऑफ फंड्स है उसको लेकर के कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। तो जो ऑल्टरनेट इन्वेस्टमेंट फंड्स होता है स्टार्टअप्स के लिए, तो सबसे पहले तो ये जो अनाउंसमेंट हुआ है इसको समझने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड्स होता क्या है। तो ज़्यादा नहीं, थोड़ा सा इसको हम देख लेते हैं फिर हम अपने इस अनाउंसमेंट के ऊपर आएंगे। ओके, देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड जिसको कि वाइडली एआईएफ के नाम से जाना जाता है, ये प्राइवेटली पूल्ड इन्वेस्टमेंट व्हीकल होता है। ये क्या करता है ना, ये इन्वेस्टर से पैसा लेता है और इसको ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस जैसे कि आपका शेयर्स हो गया, बॉन्ड्स हो गया, उसमें इन्वेस्ट नहीं करता है, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में इन्वेस्ट करता है। जैसे कि प्राइवेट इक्विटी हो गया, वेंचर कैपिटल हो गया, हेज फंड्स हो गया, रियल एस्टेट हो गया, कमोडिटीज हो गया, डेरिवेटिव्स हो गया। तो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड क्या करता है, ये इन्वेस्टर से पैसा लेता है और इसको ट्रेडिशनल एसेट क्लासेस में नहीं, ऑल्टरनेटिव एसेट क्लासेस में, प्राइवेट इक्विटी, वेंचर कैपिटल, हेज फंड्स, रियल एस्टेट, कमोडिटीज, डेरिवेटिव्स, इन सब में इन्वेस्ट करता है। ओके, समझ में आ गया। और देखिए यहाँ पे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड के अंदर ना जनरली जो हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल्स होता है वही यहाँ पे जो पैसा है वो इन्वेस्ट करता है। ठीक है ना। यहाँ पे स्टार्टअप्स के लिए जो फंड ऑफ फंड्स है उसको लेकर के कुछ अनाउंसमेंट हुआ है। तो क्या बोला जा रहा है कि ये जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड है स्टार्टअप्स के लिए, मतलब कि ऐसा एआईएफआईज जो इन्वेस्टर से पैसा लेता है और उसको स्टार्टअप्स में इन्वेस्ट करता है। तो यहाँ पे इसने यहाँ पे 91,000 करोड़ रुपए से ज्यादा का जो कमिटमेंट्स है वो रिसीव किया है।
मतलब कि इन्वेस्टर्स ने बोला है ऐसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को कि इन्वेस्टर्स इसको 91,000 करोड़ से ज्यादा पैसा देगा स्टार्टअप्स के लिए। ओके, नाउ यहाँ पे इस तरीके का जो ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड होता है ना, जो स्टार्टअप्स को सपोर्ट करता है, तो ऐसे ऑल्टरनेटिव इन्वेस्टमेंट फंड को सपोर्ट करने के लिए सरकार के द्वारा फंड ऑफ फंड्स को सेटअप किया गया था 10,000 करोड़ रुपीस के कंट्रीब्यूशन के साथ। ओके, नाउ यहाँ पे अनाउंसमेंट क्या किया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसी तरीके का एक नया फंड ऑफ फंड्स को सेटअप किया जाएगा जिसके अंदर सरकार अनदर 10,000 करोड़ रुपीस कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, तो बस यहाँ पे यही डिसीजन, यही जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है, इसके अलावा और यहाँ पे कुछ नहीं किया गया है। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे जो भारत का पूरा फुटवेयर और लेदर सेक्टर है, तो उसके अंदर प्रोडक्टिविटी को इन्हेंस करने के लिए, क्वालिटी को इन्हेंस करने के लिए, जो कम्पिटिटिवनेस है उसको बढ़ाने के लिए एक फोकस प्रोडक्ट स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा, ये यहाँ पे सरकार ने बोला है। ठीक है, और ऐसा माना जा रहा है कि इस स्कीम के तहत 22 लाख लोगों को रोजगार मिलेगा, 4 लाख करोड़ रुपए का जो टर्नओवर है वो जनरेट हो गया और 1.1 लाख करोड़ का एक्सपोर्ट होगा। ओके, ना देखिए यहाँ पे टॉय सेक्टर के लिए कुछ कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। तो जो नेशनल एक्शन प्लान है टॉयज के लिए, तो उसके सक्सेस के बाद यहाँ पे, या फिर ऐसा हम कह सकते हैं कि उसके पार्ट के तौर पे सरकार ने अनाउंस किया है कि एक स्कीम को इम्प्लीमेंट किया जाएगा जिसका उद्देश्य क्या होगा, भारत को ग्लोबल हब बनाना टॉयज के लिए। ओके, तो ये यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। सरकार ने क्या बोला है कि सरकार एक स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा ताकि भारत को एक ग्लोबल हब बनाया जा सके टॉयज के लिए। और ये जो पूरा स्कीम होगा उसका फोकस क्या होगा, इस स्कीम का फोकस होगा क्लस्टर्स को डेवलप करने के ऊपर, स्किल्स को इम्प्रूव करने के ऊपर, जो पूरा मैन्युफैक्चरिंग इकोसिस्टम है टॉयज का उसको इम्प्रूव करने के ऊपर, ताकि हम हाई क्वालिटी, यूनिक, इनोवेटिव और सस्टेनेबल टॉयज को बना सके, ताकि पूरे दुनिया भर के अंदर मेड इन इंडिया का जो ब्रांड है उसको रिप्रेजेंट किया जा सके। ठीक है, तो सिंपली बस यही यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। ओके, नाउ ये जो अनाउंसमेंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। फूड प्रोसेसिंग को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे सरकार ने कुछ अनाउंस किया है। तो आपको पूर्वोदय इनिशिएटिव के बारे में पता होगा। देखिए पूर्वोदय इनिशिएटिव क्या है, तो इसका फोकस ना हमारा देश का जो ईस्टर्न इंडिया है उसको डेवलप करने के ऊपर है। ओके, और यहाँ पे स्पेसिफिकली अगर मैं बात करूँ तो ये जो आपका पूर्वोदय इनिशिएटिव है इसका फोकस जो ईस्टर्न रीजन है, जैसे कि बिहार हो गया, झारखंड, वेस्ट बंगाल और उड़ीसा और आंध्र प्रदेश, तो ये जो 5 स्टेट है ना उसको डेवलप करने के ऊपर ये जो पूर्वोदय स्कीम है, इनिशिएटिव है, उसका फोकस है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि पूर्वोदय इनिशिएटिव के पार्ट के तौर पे नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट को एस्टैब्लिश किया जाएगा बिहार के अंदर। ठीक है, तो ये यहाँ पे फैसला लिया गया है ताकि जो ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो पूरा फूड प्रोसेसिंग है उसको बूस्ट किया जा सके। ओके, ये जो पूरा नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फूड टेक्नोलॉजी, एंटरप्रेन्योरशिप एंड मैनेजमेंट है इसको बिहार में सेटअप करके ईस्टर्न इंडिया के अंदर जो पूरा फूड प्रोसेसिंग है उसको बूस्ट किया जा सके। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहाँ पे एग्रीकल्चर को फर्स्ट इंजन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, एमएसएमई को सेकंड इंजन के तौर पे, और यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को थर्ड इंजन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है। तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का क्या मतलब है, यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का मतलब है इन्वेस्टमेंट इन पीपल, इन्वेस्टमेंट इन द इकोनॉमी, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। तो यहाँ पे 3 पार्ट है, इन्वेस्टिंग इन पीपल मतलब कि लोगों के अंदर इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन, इनोवेशन के अंदर इन्वेस्ट करना। तो यहाँ पे तीनों पार्ट के अंदर अलग अलग अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसको अभी हम देखने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो यहाँ पे इन्वेस्टिंग इन पीपल, तो इसमें क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है, तो सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 प्रोग्राम के बारे में आपको पता होगा। तो ये जो पूरा सक्षम आंगनवाड़ी एंड पोषण 2.0 प्रोग्राम है ना, ये क्या करता है, ये पूरे देश भर के अंदर 8 करोड़ से ज्यादा बच्चों को
1 करोड़ प्रेग्नेंट महिलाएं और जो लैक्टेटिंग मदर्स होता है उनको, और जो एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट है और जो नॉर्थ ईस्ट रीजन है वहां पे लगभग 20 लाख जो एडोलेसेंट गर्ल्स होती हैं उनको ये न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करता है। ये जो आपका सक्षम आंगनबाड़ी एंड पोषण 2.0 प्रोग्राम है ये। तो यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है ना, सरकार ने बोला है कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए, न्यूट्रिशनल सपोर्ट का मतलब क्या हो गया, सिंपली न्यूट्रिशनल सपोर्ट का मतलब हो गया कि ये जो प्रोग्राम है ये क्या करता है, फूड और हेल्थ सपोर्ट प्रोवाइड करता है इन सबको, ठीक है। तो यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है ना कि न्यूट्रिशनल सपोर्ट के लिए जो कॉस्ट नॉर्म है उसको यहाँ पे इनहेंस किया जाएगा। सिंपली अगर मैं कहूँ तो इस प्रोग्राम के लिए अच्छा न्यूट्रिशनल सपोर्ट प्रोवाइड करने के लिए जो फंडिंग है उसको सरकार यहाँ पे इंक्रीज कर देगा। ये यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, ठीक है, समझ में आ गया। आगे बढ़ते हैं। ना देखिए यहाँ पे अटल टिंकरिंग लैब्स को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है। तो अटल टिंकरिंग लैब्स के बारे में अगर हम बात करें ना तो 2016 में इसको नीति आयोग के द्वारा लॉन्च किया गया था, जो आपका अटल इनोवेशन मिशन है उसके पार्ट के तौर पे, ठीक है ना। ये होता क्या है अटल टिंकरिंग लैब्स, तो ये इनोवेशन हब होता है, स्कूल्स वगैरह में इसको सेटअप किया जाता है। अटल इनोवेशन मिशन के तहत बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी, जो प्रॉब्लम सॉल्विंग होता है, जो साइंटिफिक थिंकिंग होता है, इन सब चीजों को इम्प्रूव करने के लिए, इसको प्रमोट करने के लिए, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि आने वाले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को सेटअप किया जाएगा गवर्नमेंट स्कूल्स में, ओके। बच्चों के अंदर क्यूरियोसिटी, इनोवेशन और साइंटिफिक टेम्पर को इंप्रूव करने के लिए, ठीक है, समझ में आ गया। तो ये एक फैसला लिया गया है, आने वाले 5 सालों में 50,000 अटल टिंकरिंग लैब्स को सेटअप किया जाएगा, ओके ओके। नाउ यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट हुआ है, भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को अनाउंस किया गया है। तो ये क्या है, तो सरकार ने यहाँ पे बोला है कि सरकार भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम को इम्प्लीमेंट करेगा। तो ये क्या करेगा, ये जो पूरा भारतीय भाषा पुस्तक स्कीम है ये क्या करेगा, तो ये डिजिटल फॉर्म इंडियन लैंग्वेज बुक्स प्रोवाइड करेगा जो स्कूल और हायर एजुकेशन है उसके लिए, मतलब कि ये डिजिटल इंडियन लैंग्वेज बुक्स प्रोवाइड करेगा। तो इससे क्या होगा, इससे बच्चों को मदद मिलेगा, उनका जो सब्जेक्ट्स है उसको वो अपने लैंग्वेज में पढ़ सकेंगे, समझ सकेंगे, ठीक है, समझ में आ गया, ओके। ना यहाँ पे देखिए क्या अनाउंसमेंट किया गया है, तो यहाँ पे सरकार ने बोला है कि एजुकेशन के लिए भी सेंटर फॉर एक्सीलेंस इन एआई को सेटअप किया जाएगा, ओके। तो 2023 में सरकार ने बोला था कि वो 3 सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को अनाउंस करेगा, एग्रीकल्चर के लिए, हेल्थ के लिए और सस्टेनेबल सिटीज के लिए। अब यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि एजुकेशन के लिए भी सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को सेटअप किया जाएगा, जिसका टोटल बजट 500 करोड़ रुपए का होगा, ठीक है। तो ये सेंटर करेगा क्या, तो ये सेंटर क्या करेगा ना, ये जो पूरा लर्निंग मेथड होता है इसको कैसे इंप्रूव किया जा सके उसके ऊपर काम करेगा, कैसे जो स्मार्ट एजुकेशनल टूल्स होता है उसको डेवलप किया जा सके उसके ऊपर काम करेगा, कैसे जो पूरा ओवरऑल हमारा एजुकेशन सिस्टम है उसको अच्छा किया जा सके उसके ऊपर काम करेगा, ठीक है। तो एजुकेशन के लिए सरकार ने बोला है कि सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इन एआई को सेटअप किया जाएगा, जिसका टोटल बजट 500 करोड़ का होगा। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है, तो सरकार ने सबसे पहले तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो लास्ट 10 इयर्स है, लास्ट 10 इयर्स में सरकार ने 1.1 लाख यूजी और पीजी मेडिकल एजुकेशन सीट्स में इंक्रीज किया है, इसको ऐड किया है, जो कि लगभग अगर हम देखें तो 130% का इंक्रीज है। अब सरकार ने क्या बोला है ना, सरकार ने यहाँ पे बोला है कि अगले साल सरकार, सबसे पहले तो सरकार का जो टारगेट है कि नेक्स्ट 5 ईयर में सरकार 75,000 सीट्स को ऐड करेगा, जो भी आपका मेडिकल कॉलेजेस है और हॉस्पिटल है उसमें। तो उसी दिशा में आगे बढ़ते हुए सरकार ने बोला है कि अगले साल सरकार 10,000 एडिशनल सीट्स को ऐड करेगा मेडिकल कॉलेजेस में और हॉस्पिटल्स में, ओके। तो ये सरकार के द्वारा एक फैसला लिया गया है मेडिकल एजुकेशन के एक्सपेंशन को लेकर के, ओके। क्या बोला सरकार ने
कि अगले साल 10,000 एडिशनल सीट्स को ऐड किया जाएगा मेडिकल कॉलेजेस में, हॉस्पिटल्स में। सरकार का जो गोल है कि नेक्स्ट 5 ईयर में 75,000 सीट्स ऐड करने का, उसके तरफ आगे बढ़ते हुए। समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए सरकार ने क्या अनाउंस किया है। सरकार ने बोला है कि जितना सारा भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में डे केयर कैंसर सेंटर को सेटअप किया जाएगा। तो यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है? सरकार ने बोला है कि आने वाले 3 सालों में जितना सारा भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे डे केयर कैंसर सेंटर को सेटअप किया जाएगा। तो जो डे केयर कैंसर सेंटर है, वहां पे क्या होता है, जो कैंसर पेशेंट है वो दिन में ही अपना इलाज करके वो सेम डे घर जा सकते हैं। तो सरकार ने क्या बोला है कि आने वाले 3 सालों में जितना भी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, वहां पे डे केयर कैंसर सेंटर को सेटअप किया जाएगा। ओके, और सरकार ने यह भी बोला है कि सिर्फ 2025-26 में ही 200 सेंटर को एस्टैब्लिश किया जाएगा। ओके, तो ये एक बड़ा अनाउंसमेंट है। तो जो कैंसर पेशेंट है वो क्या कर सकते हैं, अब दिन में ही जो अपना इलाज है वो करवा सकते हैं और सेम डे वो घर जा सकते हैं। ठीक है, ओके। नाउ यहाँ पे देखिए पीएम स्वनिधि स्कीम को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है। तो पीएम स्वनिधि स्कीम अपने आप में ही एक काफी इंपॉर्टेंट स्कीम है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम देखें तो पहले हम जो पीएम स्वनिधि स्कीम है इसको थोड़ा सा देख लेते हैं, बहुत ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। उसके बाद हम ये जो डिसीजन लिया गया उसके ऊपर आते हैं। ठीक है, देखिए सबसे पहले तो पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है, क्योंकि एग्जाम्स में काफी पूछा जाता है। तो पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? तो पीएम है यहाँ पे, एस का मतलब है यहाँ पे स्ट्रीट, वी का मतलब है वेंडर्स और ए का मतलब है आत्मनिर्भर, और निधि तो यहाँ पे है ही। तो पीएम स्वनिधि का फुल फॉर्म क्या है? पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि। ओके, तो फुल फॉर्म आपको याद रखना है। इस स्कीम को 1 जून 2020 को लॉन्च किया गया था कोविड के समय में। और किस मिनिस्ट्री के द्वारा लॉन्च किया गया था? बहुत बार ये भी पूछ लिया जाता है कि किस मिनिस्ट्री ने इस स्कीम को लॉन्च किया है। तो किस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको लॉन्च किया गया था? मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स के द्वारा इसको लॉन्च किया गया है। ओके, और यहाँ पे ये जो पूरा पीएम स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि है वो करता क्या है? तो ये क्या करता है ना, ये हमारे देश के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं, वैसे वेंडर्स जो कि स्ट्रीट पे जो अलग अलग प्रोडक्ट होता है वो सेल करते हैं, तो हमारे देश के अंदर जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं ना, उनको कोलेट्रल फ्री अफोर्डेबल वर्किंग कैपिटल लोन्स प्रोवाइड करने के लिए ये जो पूरा पीएम स्वनिधि स्कीम है उसको लॉन्च किया गया है। ठीक है, नाउ देखिए ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है इसके तहत 3 स्टेजेस में जो लोन्स है वो प्रोवाइड किया जाता है। तो जो सबसे पहला वाला ट्रांच है, फर्स्ट ट्रांच, इसमें 10,000 रुपए तक का कोलेटरल फ्री लोन प्रोवाइड किया जाता है 12 महीने के लिए। तो मान लीजिए कि कोई स्ट्रीट वेंडर है, उसने फर्स्ट ट्रांच के अंदर 10,000 रुपए तक का लोन लिया 12 महीने के लिए, और उसका फिर उसने रिपेमेंट कर दिया। तो यहाँ पे अब वो सेकेंड ट्रांच में 15,000 रुपीज से लेकर के 20,000 रुपीज तक का जो लोन है वो अवेल कर सकता है 18 मंथ्स के लिए। ओके, और फिर थर्ड ट्रांच के अंदर वो 30,000 रुपीज से लेकर के 50,000 रुपीज का तक का जो लोन है वो अवेल कर सकता है 36 मंथ्स के लिए। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पे 3 स्टेजेस में जो पीएम स्वनिधि स्कीम है वो लोन्स ऑफर करता है। नाउ देखिए यहाँ पे जो भी लोन्स स्ट्रीट वेंडर के द्वारा लिया जाता है, अगर उसका रेगुलर रीपेमेंट होता है तो यहाँ पे उसको 7% पर एनम के हिसाब से इंटरेस्ट सब्सिडी भी प्रोवाइड किया जाता है। ठीक है, आई होप आपको एक आइडिया आ गया होगा कि ये पीएम स्वनिधि स्कीम है क्या। वैसे तो कभी और हम इसको और भी ज्यादा डिटेल में समझेंगे। ठीक है, अभी के लिए आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि है क्या और इसका उद्देश्य क्या है। अब हम आते हैं अपने अनाउंसमेंट के ऊपर कि अनाउंसमेंट क्या किया गया है। ओके, तो यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो पीएम स्वनिधि स्कीम है इसने 68 लाख स्ट्रीट वेंडर से ज्यादा स्ट्रीट वेंडर्स को बेनिफिट प्रोवाइड किया है। मतलब कि 68 लाख स्ट्रीट वेंडर से ज्यादा जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको यहाँ पे पीएम स्वनिधि स्कीम के तहत जो लोन्स है वो प्रोवाइड किया गया है। और एक तरीके से ये जो आपका पीएम स्वनिधि स्कीम है ना, इस स्कीम ने क्या किया है, मतलब अगर ये स्कीम नहीं रहता तो जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं
उनको इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स अवेल करना पड़ता है हाई इंटरेस्ट रेट के ऊपर। अब अगर ये स्कीम नहीं होता और स्ट्रीट वेंडर को पैसों का जरूरत होता तो वो क्या करते, वो अपने अगल बगल किसी व्यक्ति से उधार ले लेते और उस केस में उनको बहुत ज्यादा इंटरेस्ट देना पड़ता, राइट। तो यहाँ पे ये जो पीएम स्वनिधि स्कीम है, इसने एक तरीके से स्ट्रीट वेंडर्स को हाई इंटरेस्ट पे जो इनफॉर्मल सेक्टर लोन्स उनको लेना पड़ता था उससे प्रोटेक्ट किया है। ओके, तो पीएम स्वनिधि स्कीम के सक्सेस को देखने के बाद ना यहाँ पे सरकार ने बोला है कि जो ये पूरा स्कीम है उसको रीवैम्प किया जाएगा। ओके, और अब बैंकों के तरफ से जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको ज्यादा लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, इनहेंस्ड उनको लोन प्रोवाइड किया जाएगा, ज्यादा अमाउंट का लार्ज लोन प्रोवाइड किया जाएगा। इसके अलावा यहाँ पे जो स्ट्रीट वेंडर्स हैं उनको यूपीआई लिंक्ड क्रेडिट कार्ड भी प्रोवाइड किया जाएगा जिसका लिमिट 30,000 होगा। ओके, तो ये सब यहाँ पे बोला जा रहा है। इसके बाद यहाँ पे कैपेसिटी बिल्डिंग सपोर्ट भी उनको प्रोवाइड किया जाएगा, मतलब कि जो स्ट्रीट वेंडर हैं उनको ट्रेनिंग रिसोर्सेज प्रोवाइड किया जाएगा ताकि वो अपना स्किल्स नॉलेज बिजनेस इन सबको इम्प्रूव कर सके। ठीक है, ओके। अब देखिए यहाँ पे एक और अनाउंसमेंट किया गया है और ये अनाउंसमेंट जो गिग वर्कर्स होते हैं उनके लिए किया गया है, मतलब जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उन लोगों के लिए जो अनाउंसमेंट है वो किया गया है। तो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म वर्कर के वेलफेयर के लिए सरकार ने सोशल सिक्योरिटी स्कीम को अनाउंस किया है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, देखिए ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के जो गिग वर्कर्स होते हैं वी ऑल नो कि उनका इकोनॉमी में अब कितना ज्यादा कंट्रीब्यूशन है, राइट। जो न्यू एज सर्विस इकोनॉमी है उनमें जो गिग वर्कर्स है उनका बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन है और धीरे धीरे इनका कंट्रीब्यूशन बढ़ते ही जा रहा है। तो यहाँ पे इनके कंट्रीब्यूशन को रिकॉग्नाइज करने के लिए सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि जो गिग वर्कर्स है उनको आइडेंटिटी कार्ड प्रोवाइड किया जाएगा और इनका रजिस्ट्रेशन भी होगा जो ई श्रम पोर्टल है उसके ऊपर। ओके, इन सब के अलावा जो पीएम जन आरोग्य योजना है उसके तहत जो गिग वर्कर्स है उनको हेल्थ केयर फैसिलिटी भी प्रोवाइड किया जाएगा। और ऐसा माना जा रहा है कि ये जो फैसला लिया गया है, जो अनाउंसमेंट हुआ है, इससे तकरीबन 1 करोड़ जो गिग वर्कर्स है हमारे देश के अंदर उनको यहाँ पे फायदा होने वाला है। ओके, तो ये एक फैसला लिया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए पार्ट बी में है इन्वेस्टिंग इन द इकोनॉमी, मतलब कि इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्ट करना। तो इकोनॉमी के अंदर इन्वेस्टमेंट को लेकर के कुछ कुछ अनाउंसमेंट किया गया है। तो सबसे पहले तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स के लिए स्टेट को सपोर्ट करने के लिए यहाँ पे अनाउंसमेंट किया गया है। तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि 1.5 लाख करोड़ का इंटरेस्ट फ्री लोन्स जो स्टेट्स है उसको प्रोवाइड किया जाएगा 50 इयर्स के लिए कैपिटल एक्सपेंडिचर्स के लिए, मतलब कि जो ब्रिड्स है रोड्स है जो पब्लिक फैसिलिटीज है उसको बिल्ड करने के लिए। और यहाँ पे जो स्टेट्स है उसको इंसेंटिव भी प्रोवाइड किया जाएगा रिफॉर्म्स वगैरह के लिए। ठीक है, तो ये एक अनाउंसमेंट हुआ है, क्या बोला गया है कि 1.5 लाख करोड़ रुपीस का इंटरेस्ट फ्री लोन्स प्रोवाइड किया जाएगा स्टेट्स को 50 इयर्स के लिए। ओके, इसके बाद देखिए यहाँ पे एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 टू 30 को अनाउंस किया गया है। तो सबसे पहले तो जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान है वो होता क्या है, देखिए एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का उद्देश्य है जो अंडर यूटिलाइज्ड गवर्नमेंट एसेट्स होता है ना, वैसा गवर्नमेंट एसेट्स जिसको कि अच्छे से यूटिलाइज नहीं किया जा रहा है, तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान का उद्देश्य होता है कि ऐसे अंडर यूटिलाइज्ड गवर्नमेंट एसेट को क्या किया जाता है, इसमें लीज पे दे दिया जाता है प्राइवेट प्लेयर्स को, और जो भी पैसा आता है ना सरकार उसको नई इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट कर देता है, उसको री इन्वेस्ट कर देता है। तो यहाँ पे 2021 में जो पहला एसेट मोनेटाइजेशन प्लान को अनाउंस किया गया था ना, तो उसके सक्सेस के बाद यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि सरकार सेकेंड प्लान को यहाँ पे लॉन्च करेगा 2025 से 2030 के लिए। ओके, तो सरकार ने क्या बोला है कि सरकार सेकेंड प्लान को लॉन्च करेगा 2025 से 2030 के लिए। और यहाँ पे ये जो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 टू 30 है, तो इसका उद्देश्य क्या होगा, इसका उद्देश्य होगा 10 लाख करोड़ रुपया रेज करना। ओके, और फिर इन पैसों को जो नए प्रोजेक्ट्स होंगे उसमें इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, उसमें री इन्वेस्ट कर दिया जाएगा। समझ में आ गया? तो एसेट मोनेटाइजेशन प्लान 2025 टू 30 को यहाँ पे लॉन्च किया गया है।
मतलब सरकार ने अनाउंस किया है कि इसको लॉन्च करेगा सरकार। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे जल जीवन मिशन को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है। तो 2019 से लेकर के अभी तक 15 करोड़ जो हाउस होल्ड्स हैं उनको पोर्टेबल टैप वाटर कनेक्शन प्रोवाइड किया गया है, जो कि जो पूरा हमारा रूरल पॉपुलेशन है ना उसके 80% को रिप्रेजेंट करता है। तो यहाँ पे इस बात को इंश्योर करने के लिए कि सिर्फ 80% नहीं, जो पूरा 100% कवरेज है, जो पूरा हमारा रूरल पॉपुलेशन है, तो जितने भी घर हैं सभी घर तक जो पोर्टेबल टैप वाटर कनेक्शन फैसिलिटी होता है वो एक्सेसिबल हो, इस बात को इंश्योर करने के लिए सरकार ने यहाँ पे ये जो पूरा जल जीवन मिशन है उसको 2028 तक के लिए बढ़ा दिया है। ओके, और इसके लिए जो आउटले है, जो पूरा बजट है, उसको भी यहाँ पे बढ़ा दिया गया है। तो इट्स वेरी ऑब्वियस कि अगर सरकार ने इसके डेडलाइन को बढ़ा दिया है तो इसके लिए जो फंड एलोकेट किया गया होगा उसको भी बढ़ा दिया गया होगा, राइट। तो ये एक फैसला लिया गया है। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने यहाँ पे अर्बन चैलेंज फंड के बारे में कुछ बोला है। तो सरकार ने बोला है कि 1 लाख करोड़ रुपीस का 1 लाख करोड़ रुपीस का अर्बन चैलेंज फंड को सेटअप किया जाएगा। तो ये क्या करेगा, ये देखिए जुलाई बजट में सरकार ने जो कुछ कुछ अनाउंस किया था, सिटीज एज ग्रोथ हब्स, क्रिएटिव रीडेवलपमेंट ऑफ सिटीज, वाटर एंड सैनिटेशन, तो ये सब जो सरकार ने प्रोग्राम अनाउंस किया था जुलाई बजट में, तो उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है कि 1 लाख करोड़ का अर्बन चैलेंज फंड को सेटअप किया जाएगा। ओके, नाउ देखिए ये जो फंड होगा वो क्या करेगा, ये फंड जो भी बैंकेबल प्रोजेक्ट्स होगा ना, बैंकेबल प्रोजेक्ट का क्या मतलब है, बैंकेबल प्रोजेक्ट का मतलब है ऐसा प्रोजेक्ट जो कि फाइनेंशियली वाइबल है, मतलब कि उसमें इतना पोटेंशियल है कि वो रिटर्न वगैरह जनरेट कर सकता है। तो ये जो आपका अर्बन चैलेंज फंड है, ये जो अर्बन चैलेंज फंड है ना, ये क्या करेगा, ये जो बैंकेबल प्रोजेक्ट का कॉस्ट होगा उसका अप टू 25% तक फाइनेंसिंग करेगा, ठीक है। और यहाँ पे कम से कम जो 50% फाइनेंसिंग है कॉस्ट का, 50% जो होगा कॉस्ट का, वो इन सब सोर्सेस से आना चाहिए, बॉन्ड से, बैंक लोन से, और जो पीपीपीज होता है उससे आना चाहिए, ठीक है। और देखिए यहाँ पे अर्बन चैलेंज फंड के लिए सरकार ने 2025-26 के लिए जो फंड होता है वो भी एलोकेट कर दिया है। तो 2025-26 के लिए सरकार ने यहाँ पे 10,000 करोड़ रुपीस एलोकेट भी कर दिया है। समझ में आ गया? ओके, नाउ यहाँ पे देखिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को अनाउंस किया गया है विकसित भारत के लिए। तो सरकार ने यहाँ पे क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स होता है SMR जिसको हम बोलते हैं, उसके रिसर्च के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को सेटअप किया जाएगा, जिसका टोटल आउटले होगा 20,000 करोड़ का। तो यहाँ पे ये जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है, ये होता क्या है, तो ये क्या होता है ना, जो आपका ट्रेडिशनल न्यूक्लियर रिएक्टर होता है ना, उसका ये स्मॉलर वर्जन होता है। तो इसको डिज़ाइन किया जाता है ताकि सेफ तरीके से, अफोर्डेबल तरीके से, फ्लेक्सिबल वे में जो न्यूक्लियर एनर्जी है उसको जनरेट किया जा सके। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि इस तरीके का जो SMR है, जो स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर होता है, उसके रिसर्च के लिए, उसके डेवलपमेंट के लिए न्यूक्लियर एनर्जी मिशन को यहाँ पे सेटअप किया जाएगा 20,000 करोड़ के आउटलुक के साथ, 20,000 करोड़ के बजट के साथ। ओके, और यहाँ पे सरकार का उद्देश्य है कि 2033 तक ऐसे कम से कम 5 इंडिजेनियसली डेवलप्ड जो SMR है उसको सेटअप करना। ओके, तो ये सरकार का उद्देश्य है कि 2023 तक कम से कम 5 जो SMR होता है, स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर, उसको डेवलप किया जा सके भारत के अंदर। ओके, वो ऑपरेशनल हो। समझ में आ गया? ओके, अब यहाँ पे देखिए जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है, मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग के लिए यहाँ पे जो मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड होता है उसको अनाउंस किया गया है। तो सरकार ने यहाँ पे क्या बोला है कि मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया जाएगा, जिसके लिए 25,000 करोड़ का जो बजट है वो भी एलोकेट किया गया है, ठीक है। और यहाँ पे इस फंड के अंदर जो 49% कंट्रीब्यूशन है ना वो सरकार करेगा, और बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो पोर्ट्स और जो प्राइवेट सेक्टर है उसके तरफ से किया जाएगा, ठीक है।
और यहाँ पे ये जो मैरीटाइम इंडस्ट्री है उसका मतलब क्या है, तो सिंपली जैसा कि आपको इसके नाम से पता चल रहा है, तो मैरीटाइम इंडस्ट्री का क्या मतलब है, वैसा एक्टिविटीज जो कि सी ट्रांसपोर्ट वगैरह से रिलेटेड है, जैसे कि शिपिंग हो गया। ओके, तो यहाँ पे मैरीटाइम इंडस्ट्री के लिए लॉन्ग टर्म फाइनेंसिंग प्रोवाइड करने के लिए सरकार ने बोला है कि 25,000 करोड़ का मैरीटाइम डेवलपमेंट फंड को सेटअप किया जाएगा, और इस फंड के अंदर 49% कंट्रीब्यूशन सरकार के तरफ से होगा, और बाकी का जो कंट्रीब्यूशन है वो पोर्ट्स और प्राइवेट सेक्टर के तरफ से होगा। ठीक है, समझ में आ गया? आगे बढ़ते हैं। ना देखिए, यहाँ पे उड़ान स्कीम के बारे में आपको पता होगा, उड़े देश का आम नागरिक, तो भारत सरकार का ये एक इनिशिएटिव है। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है कि जो आम लोग हैं, आम लोग भी एयर ट्रैवल कर सके, आम लोग भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके अफोर्डेबल वे में, उन तक भी जो एयर ट्रैवल है वो एक्सेसिबल हो। छोटे शहर में जो लोग रहते हैं, जो आम लोग हैं, वो भी हवाई जहाज से यात्रा कर सके, इस चीज को इंश्योर करना यहाँ पे ये जो उड़े देश का आम नागरिक है उसका उद्देश्य है। ओके, जिसको वाइडली उड़ान स्कीम से नाम से जाना जाता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि उड़ान स्कीम के वजह से 1.5 करोड़ जो मिडिल क्लास लोग हैं, उन्होंने एक तरीके से अपना सपना पूरा किया है। 1.5 करोड़ जो मिडिल क्लास पीपल है, उन्होंने हवाई जहाज से यात्रा किया है, और इस स्कीम के तहत अभी तक 88 एयरपोर्ट्स कनेक्टेड है और 619 रूट्स पे ये ऑपरेशनल है। ओके, नाउ यहाँ पे अनाउंस क्या किया गया है, ये तो इसके सक्सेस के बारे में हो गया। अनाउंस क्या किया गया है, तो यहाँ पे बोला गया है कि इसके सक्सेस को देखने के बाद एक मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, और इस मॉडिफाइड उड़ान स्कीम के तहत और 120 नए डेस्टिनेशन को शामिल किया जाएगा। मतलब कि और 120 नए लोकेशन को शामिल किया जाएगा, और जो 4 करोड़ पैसेंजर्स हैं उनको ऐड किया जाएगा आने वाले नेक्स्ट 10 ईयर्स में। ओके, तो ये यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है कि मॉडिफाइड उड़ान स्कीम को लॉन्च किया जाएगा, और इसके तहत और 120 जो नए डेस्टिनेशन है, जो लोकेशन है, उसको ऐड किया जाएगा, ताकि आने वाले 10 सालों में और 4 करोड़ पैसेंजर्स जो एयर ट्रैवल है वो कर सके, हवाई जहाज से यात्रा कर सके। ठीक है, समझ में आ गया? तो यही यहाँ पे फैसला लिया गया है, अनाउंसमेंट हुआ है। ओके, नाउ देखिए, यहाँ पे स्वामी फंड 2 को अनाउंस किया गया है। तो इस अनाउंसमेंट को समझने से पहले थोड़ा सा आपको पता होना चाहिए कि ये जो स्वामी इनिशिएटिव है, या जो ये स्वामी फंड है, ये है क्या। ओके, तो इसको थोड़ा सा हम देख लेते हैं। देखिए, यहाँ पे ये जो स्वामी है, इसका फुल फॉर्म क्या है? स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग। ओके, तो यहाँ पे इसका ये फुल फॉर्म है, और ये 25,000 करोड़ रुपीस का भारत सरकार सपोर्टेड फंड है। 2019 में इसको लॉन्च किया गया था। ना इसको क्यों लॉन्च किया गया था? तो अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर वैसा अफोर्डेबल और मिड इनकम हाउसिंग प्रोजेक्ट जो कि रुका हुआ है, या फिर उसमें काफी ज्यादा समय लग रहा है, तो उसको फिनिश करना ये जो आपका स्वामी फंड है उसका उद्देश्य है, ताकि वैसे लोग जिन्होंने इन प्रोजेक्ट के अंदर ऑलरेडी अपना पैसा इन्वेस्ट किया हुआ है, उनको अपना घर मिल सके। ओके, तो ये इसका उद्देश्य है। और इसको मैनेज किसके द्वारा किया जाता है इस फंड को? तो एसबीआई कैप वेंचर्स के द्वारा इसको मैनेज किया जाता है, जो कि स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का सब्सिडरी है। ठीक है, तो नाउ यहाँ पे बोला क्या जा रहा है? यहाँ पे बोला जा रहा है कि ये जो स्वामी है, स्पेशल विंडो फॉर अफोर्डेबल एंड मिड इनकम हाउसिंग, इसके तहत 50,000 हाउसिंग यूनिट्स को कंप्लीट किया गया है। 50,000 जो हाउसिंग यूनिट्स है, जो कि स्ट्रेस्ड हाउसिंग प्रोजेक्ट के अंदर है, उसको यहाँ पे कंप्लीट किया गया है। और जिन लोगों ने इन प्रोजेक्ट के अंदर अपना पैसा लगाया हुआ था, उनको उनका जो घर है वो प्रोवाइड किया गया है। ओके, और यहाँ पे सरकार का उद्देश्य है कि 2025 में वो अनदर 40,000 जो हाउसिंग यूनिट है वो कंप्लीट कर देगा। और जो मिडिल क्लास फैमिलीज हैं, जिन्होंने बैंक से लोन लिया हुआ होगा इस तरह के प्रोजेक्ट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए, अब ये तो प्रोजेक्ट रुका हुआ है, इसमें काफ़ी समय लग रहा है, लेकिन बैंक से उन्होंने लोन लिया है तो लोन का ईएमआई तो उनको देना ही पड़ रहा है, राइट। और जो घर में वो रह रहे होंगे उसका रेंट भी उनको देना पड़ रहा होगा। तो यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है कि 2025 में और ऐसे 40,000 जो हाउसिंग यूनिट है उसको कंप्लीट किया जाएगा, ताकि जो मिडिल क्लास फैमिलीज है, जो ईएमआई भी पे कर रहे हैं और रेंट भी पे कर रहे हैं, उनको थोड़ा सा राहत मिले।
ठीक है, उनको उनका घर जो है वो दिलाया जा सके। अब यहाँ पे जो स्वामी फंड है, ये तो आपको समझ में आ गया होगा अभी तक ये है क्या, और ये मतलब इसका कितना सक्सेस हुआ है। तो यहाँ पे उसके सक्सेस रेट को देखते हुए सरकार ने क्या बोला है कि स्वामी फंड 2 को इस्टेब्लिश किया जाएगा। ये ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी के तौर पे। ब्लेंडेड फाइनेंस फैसिलिटी का क्या मतलब होता है कि यहाँ पे अलग अलग सोर्सेस से जो कंट्रीब्यूशन है वो इस फंड के अंदर होगा। जैसे कि यहाँ पे देख सकते हैं आप, सरकार की तरफ से कंट्रीब्यूट किया जाएगा, बैंक्स की तरफ से, और जो प्राइवेट इन्वेस्टर्स है उसके तरफ से। ओके, और देखिए यहाँ पे वो वाला पॉइंट कहाँ था। ओके, तो देखिए ये जो आपका स्वामी फंड 1 था, तो ये 25,000 करोड़ रुपए का फंड था, राइट। यहाँ पे सरकार ने जो अनाउंस किया है ना, तो ये 15,000 करोड़ रुपीस का फंड है। जो स्वामी फंड 2 है, ये 15,000 करोड़ रुपीस का फंड है। और इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य है और 1 लाख जो हाउसिंग यूनिट है उसको जल्दी से जल्दी कंप्लीट किया जाए। ठीक है, समझ में आ गया। नाउ देखिए यहाँ पे हमने पार्ट ए और पार्ट बी को देख लिया है। अब देखिए यहाँ पे पार्ट सी है, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। और भूलिएगा मत, हम क्या बात कर रहे हैं, इन्वेस्टमेंट एज द थर्ड इंजन, इसको हम देख रहे हैं। ठीक है, तो इसके अंदर 2 पार्ट को ऑलरेडी हमने देख लिया, इन्वेस्टिंग इन पीपल, और सेकंड पार्ट क्या था, इन्वेस्टिंग इन इकोनॉमी, राइट। और यहाँ पे थर्ड पार्ट क्या है, इन्वेस्टिंग इन इनोवेशन। तो इसको लेकर के इसके अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ उसको हम देखते हैं। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन रिसर्च डेवलपमेंट और इनोवेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने यहाँ पे 20,000 करोड़ रुपए का जो फंड है वो एलोकेट किया है। ओके, तो ये बोला जा रहा है सबसे पहले। इसके बाद देखिए यहाँ पे पीएम रिसर्च फेलोशिप को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है। तो सरकार ने बोला है कि आने वाले 5 सालों में वो पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत सरकार 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए आईआईटीज और आईआईएससीज के अंदर। ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट ये हुआ है। पहले वाले में क्या बोला जा रहा है कि प्राइवेट सेक्टर ड्रिवेन रिसर्च डेवलपमेंट एंड इनोवेशन को इंप्लीमेंट करने के लिए सरकार ने 20,000 करोड़ रुपए का फंड एलोकेट किया है। ओके, और दूसरे में क्या बोला जा रहा है कि आने वाले 5 साल में पीएम रिसर्च फेलोशिप स्कीम के तहत सरकार 10,000 फेलोशिप प्रोवाइड करेगा टेक्नोलॉजिकल रिसर्च के लिए आईआईटीज के अंदर और आईआईएससीज के अंदर। ठीक है, यहां तक समझ में आ गया। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए जो 4th इंजन है, एक्सपोर्ट को एज अ 4th इंजन के तौर पे रिकॉग्नाइज किया गया है, राइट। तो इसके अंदर क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ है उसको अब हम देखने वाले हैं। ठीक है, देखिए तो सबसे पहले तो यहाँ पे एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को सेटअप करने के बारे में सरकार ने अनाउंस किया है। सरकार ने क्या बोला है कि सरकार एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन को सेटअप करेगा सेक्टोरल और मिनिस्टेरियल टारगेट के साथ। मतलब कि ये जो एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन होगा ना, ये क्या करेगा, ये भारत से जो एक्सपोर्ट होता है उसको बूस्ट करने का काम करेगा। और इस मिशन के तहत ना जो अलग अलग सेक्टर है, जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज है, उसके लिए स्पेसिफिक टारगेट दिया जाएगा। ठीक है, अलग अलग सेक्टर को, अलग अलग मिनिस्ट्रीज को अलग अलग जो टारगेट होता है, स्पेसिफिक टारगेट, वो प्रोवाइड किया जाएगा। ओके, और यहाँ पे ये जो पूरा एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन होगा उसको ज्वाइंटली मिनिस्ट्रीज ऑफ कॉमर्स, एमएसएमई और फाइनेंस के द्वारा रन किया जाएगा। ठीक है, तो एक अनाउंसमेंट ये हुआ है। नाउ देखिए यहाँ पे भारत ट्रेड नेट को अनाउंस किया गया है। तो ये क्या है, तो एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम है भारत ट्रेड नेट, इसको अनाउंस किया गया है इंटरनेशनल ट्रेड के लिए। मतलब कि एक डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर भारत ट्रेड नेट बीटीएन को सेटअप किया जाएगा एज अ यूनिफाइड प्लेटफॉर्म के तौर पे ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन और फाइनेंसिंग सॉल्यूशन के लिए। मतलब सिंपली अगर मैं आपको समझाऊं तो ये जो पूरा भारत ट्रेड नेट होगा ना, ये क्या होगा, ये एक सिंगल डिजिटल सिस्टम होगा, आप ऐसा कह सकते हैं, जहां पे जितना सारा भी नेसेसरी पेपर वर्क होता है, फाइनेंशियल सर्विसेज होता है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, उसको एक्सेस किया जा सकेगा, उसको मैनेज किया जा सकेगा, प्रोसेस किया जा सकेगा। ठीक है, तो यहाँ पे इंटरनेशनल ट्रेड के लिए डिजिटल पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर जिसका नाम है भारत ट्रेड नेट, उसको सेटअप किया जाएगा। ये एक यूनिफाइड प्लेटफॉर्म होगा, मतलब कि एक सिंगल डिजिटल सिस्टम होगा, जो भी ट्रेड डॉक्यूमेंटेशन होता है, फाइनेंसिंग सॉल्यूशन होता है, इंटरनेशनल ट्रेड से रिलेटेड, उसको लेकर के, उसके लिए। ठीक है, समझ में आ गया।
अब देखिए यहाँ पे GCC विच इज ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर के लिए नेशनल फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट करने के लिए अनाउंस किया गया है। तो ये जो पूरा आपका ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स होता है ना, ये क्या होता है, तो ये स्पेशलाइज्ड बिजनेस हब्स होता है। तो जो मल्टीनेशनल कंपनीज होता है ना, वो अलग अलग कंट्री के अंदर, मतलब जो उसका होम कंट्री उसके अंदर नहीं, अलग अलग कंट्री के अंदर जो एमर्जिंग मार्केट होता है, जैसे कि हमारा इंडिया हो गया, तो यहाँ पे उसको ये सेटअप करता है मल्टीनेशनल कंपनीज। और ये जो सेंटर्स को सेटअप किया जाता है ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, उसका उद्देश्य क्या होता है, तो ये जो हाई वैल्यू सर्विसेज होता है वो प्रोवाइड करता है। ओके, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि नेशनल फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट किया जाएगा स्टेट्स को गाइड करने के लिए कि किस तरीके से वो ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को प्रमोट करें जो एमर्जिंग टीयर 2 सिटीज होता है उसके अंदर। ठीक है, तो सिंपली बस इतना याद रखिए कि ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर्स को प्रमोट करने के लिए नेशनल फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट किया जाएगा। ठीक है, टीयर 2 जो एमर्जिंग टीयर 2 सिटीज है उसके अंदर ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को प्रमोट करने के लिए यहाँ पे स्टेट्स को गाइडेंस प्रोवाइड करने के लिए नेशनल फ्रेमवर्क को फॉर्मुलेट किया जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, तो यहां तक हमने जो पूरा हमारा 4 इंजन था, एग्रीकल्चर एज द फर्स्ट इंजन, उसके बाद क्या था MSME सेकेंड इंजन के तौर पे, थर्ड इंजन के तौर पे इन्वेस्टमेंट था, और फोर्थ इंजन के तौर पे एक्सपोर्ट था। तो उसके अंदर जितना सारा भी अनाउंसमेंट हुआ था, जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट था उसको हमने देख लिया। नाउ यहाँ पे जैसा कि हमने बात किया था कि रिफॉर्म को फ्यूल के तौर पे यहाँ पे देखा गया है, तो इसके अंदर भी कुछ कुछ अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहले इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर जो फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट होता है ना, उसके लिमिट को बढ़ा दिया गया है। तो 74% से इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। इंश्योरेंस सेक्टर के लिए जो FDI लिमिट है उसको 74% से बढ़ा करके 100% कर दिया गया है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब है कि कोई फॉरेन कंपनी है, वो भारत के अंदर कोई इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहा है, तो उसको वो फुल्ली ओन और इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, अभी तक सिर्फ वो 74% ही उसमें उसका इन्वेस्टमेंट हो सकता था, लेकिन अभी क्योंकि इसको बढ़ा करके 100% कर दिया गया है, तो अब कोई फॉरेन कंपनी है, वो भारत के अंदर कोई इंश्योरेंस कंपनी काम कर रहा है, तो उसके अंदर वो उसको फुल्ली ओन कर सकता है, उसको वो उसके अंदर पूरा इन्वेस्ट कर सकता है। ठीक है, कोई यहाँ पे लिमिट नहीं है। समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। ओके, नाउ यहाँ पे देखिए जो नेफिड है, जो कि क्या है, हमारे देश का 5th ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, राइट। तो यहाँ पे नेफिड के द्वारा क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी को सेटअप किया जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो नेफिड है वो पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी को सेटअप करेगा कॉर्पोरेट बॉन्ड्स और इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका सिंपली सा ये मतलब है कि जो ये कॉर्पोरेट बॉन्ड्स है, तो इसका जो इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है ना, तो उसके क्रेडिट रेटिंग को इम्प्रूव करने के लिए ये जो आपका नेफिड है, नेफिड पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट फैसिलिटी को सेटअप करेगा। ठीक है, ये क्या करेगा, तो ये यहाँ पे इन बॉन्ड्स को पार्शियली गारंटी प्रोवाइड करेगा। ठीक है, मतलब कि कोई इन्वेस्टर है और इन्वेस्टर ने इन बॉन्ड्स के अंदर अपना पैसा लगाया, ओके, और अगर डिफॉल्ट होता है तो जो नेफिड है वो एक लिमिट तक इन्वेस्टर को यहाँ पे कंपनसेट करेगा। ठीक है, तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है कि इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए जो कॉर्पोरेट बॉन्ड्स होता है उसके लिए नेफिड पार्शियल क्रेडिट एनहेंसमेंट जो फैसिलिटी होता है वो सेटअप करेगा, और इस फैसिलिटी के तहत जो नेफिड है वो बॉन्ड्स को पार्शियली गारंटी प्रोवाइड करेगा, इसको और सेफ बनाएगा। अब जाहिर सा बात है कि नेफिड अगर पार्शियल ये जो गारंटी होता है वो प्रोवाइड करेगा, तो इन्वेस्टर्स बिना डरे इन सब बॉन्ड्स में इन्वेस्ट कर सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे बस इसी उद्देश्य के साथ नेफिड यहाँ पे जो पार्शियल क्रेडिट इनहेंसमेंट फैसिलिटी होता है वो सेटअप करेगा। ठीक है, समझ में आ गया, आगे बढ़ते हैं। नाउ देखिए यहाँ पे ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को अनाउंस किया गया है, तो ये क्या है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है ना कि जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है, पब्लिक सेक्टर बैंक्स यहाँ पे जो सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स होता है, जो रूरल एरियाज में
लोग होते हैं जिनके द्वारा लोन्स वगैरह लिया जाता है, तो यहाँ पे जो पब्लिक सेक्टर बैंक्स है वो उनके क्रेडिट वर्दीनेस को चेक करने के लिए ग्रामीण क्रेडिट स्कोर को डेवलप करेगा, ताकि उसके आधार पे जो कोई सेल्फ हेल्प ग्रुप मेंबर्स है, रूरल इलाके में कोई लोग हैं, उसके क्रेडिट वर्दीनेस को आसानी से चेक किया जा सके और उसको आसानी से जो क्रेडिट फैसिलिटी है वो प्रोवाइड किया जा सके। ठीक है, तो ये यहाँ पे सिंपली बोला जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। ओके, ना यहाँ पे देखिए क्या बोला जा रहा है। यहाँ पे बोला जा रहा है कि 2025 के अंदर रीवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा, जो पूरा केवाईसी प्रोसेस होता है उसको सिंप्लीफाई करने के लिए, उसको आसान बनाने के लिए। ठीक है, तो रीवैम्प्ड सेंट्रल केवाईसी रजिस्ट्री को लॉन्च किया जाएगा 2025 में, जो पूरा केवाईसी प्रोसेस होता है उसको आसान बनाने के लिए। आगे बढ़ते हैं। ओके, ये देखिए इंपॉर्टेंट है। यहां पे सरकार ने बोला है कि सरकार जन विश्वास बिल 2.0 को लाएगी। तो जो जन विश्वास एक्ट 2023 है उसके अंदर 180 लीगल प्रोविजन से ज्यादा लीगल प्रोविजन को डीक्रिमिनलाइज किया गया है। डीक्रिमिनलाइज करने का क्या मतलब है कि जो क्रिमिनल प्रोविजंस था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो जन विश्वास एक्ट 2023 है उसके अंदर 180 से ज्यादा जो लीगल प्रोविजंस है उसके अंदर उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। मतलब कि यहाँ पे उसको लेकर के जो क्रिमिनल प्रोविजन था उसको यहाँ पे हटा दिया गया है। ठीक है, उसको डीक्रिमिनलाइज कर दिया गया है। और यहाँ पे सरकार ने क्या बोला है, सरकार ने बोला है कि वो अब जन विश्वास बिल 2.0 को लेकर के आएगी, ताकि और जो अलग अलग लॉज है, अलग अलग लॉज के तहत जो और 100 प्रोविजन से ज्यादा प्रोविजन है उसको डीक्रिमिनलाइज किया जा सके। ठीक है, समझ में आ गया। तो पार्ट ए के अंदर हमने जितने सारे भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट किए गए थे उसको देख लिया। देखिए अभी तक हमारे पास इतना ही जानकारी अवेलेबल है, तो जितना सारा भी अनाउंसमेंट हुआ है ना, जब उसको लेकर के फर्दर नोटिफिकेशन आएगा तो उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, अभी जितना जानकारी अवेलेबल था मैंने उतना आपके साथ शेयर कर दिया। नाउ देखिए पार्ट बी के अंदर जैसा कि हमने बोला था इनडायरेक्ट टैक्सेस और डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के अनाउंसमेंट हुआ है, तो उसको हम देख लेते हैं वन बाय वन करके। देखिए जो भी इंपॉर्टेंट अनाउंसमेंट हुआ है उसको सिर्फ हम देखेंगे। तो सबसे पहले तो यहाँ पे सरकार ने 7 जो टैरिफ रेट्स होता है उसको रिमूव कर दिया है। टैरिफ रेट्स क्या होता है, तो जो भी गुड्स को इंपोर्ट किया जाता है ना उसके ऊपर जो टैक्स या जो ड्यूटी लगता है वही क्या कहलाता है, टैरिफ रेट कहलाता है। तो यहाँ पे सरकार ने इस तरीके का 7 जो टैरिफ रेट्स होता है उसको हटा दिया है। तो अब सिर्फ 8 रिमेनिंग टैरिफ रेट्स है, सिर्फ अभी 8 टैरिफ रेट्स बचा हुआ है, जिसमें जीरो रेट भी है एक। ठीक है, समझ में आ गया, इंक्लूडिंग जीरो रेट। नाउ देखिए यहाँ पे सरकार ने इसके अलावा बोला है, सरकार ने बोला है कि किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर 1 सेस या सरचार्ज से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। कोई अगर प्रोडक्ट है तो उसके ऊपर सिर्फ 1 सेस या सरचार्ज लगना चाहिए, उससे ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि बार बार टैक्स के ऊपर टैक्स लग रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे सेस या सरचार्ज क्या होता है, तो जो आपका रेगुलर टैक्स होता है ना उसके अलावा जो एडिशनल टैक्स इंपोज किया जाता है वही क्या होता है, सेस या सरचार्ज होता है। सरकार ने क्या बोला है कि किसी प्रोडक्ट के ऊपर 1 सेस या सरचार्ज से ज्यादा नहीं लगना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे सरकार ने 82 जो टैरिफ लाइन्स है, मतलब कि 82 जो अलग अलग प्रोडक्ट का कैटेगरी है ना उसके ऊपर जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज है उसको हटा दिया है। तो वैसे 82 टैरिफ लाइंस के ऊपर सोशल वेलफेयर सरचार्ज को हटा दिया गया है, जिसके ऊपर पहले से जो सेस है वो लगता था। ठीक है, तो यहाँ पे उसके ऊपर जो सोशल वेलफेयर सरचार्ज लगता था उसको यहाँ पे एग्जेम्प्ट कर दिया गया है। समझ में आ गया। ओके, नाउ देखिए यहाँ पे 36 जो लाइफ सेविंग ड्रग्स है उसको भी पूरी तरह से एग्जेम्प्ट कर दिया गया है बेसिक कस्टम ड्यूटी से। मतलब कि 36 लाइफ सेविंग ड्रग्स के ऊपर जो बेसिक कस्टम ड्यूटी लगता था वो अब नहीं लगेगा। ठीक है, सेम इसी प्रकार से 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर अब सिर्फ 5% के रेट के हिसाब से जो कंसेशनल कस्टम ड्यूटी है वो सिर्फ लगेगा। ठीक है, 6 लाइफ सेविंग मेडिसिन के ऊपर 5% के कंसेशनल कस्टम ड्यूटी सिर्फ इंपोज होगा। ठीक है, समझ में आ गया।
इसके बाद देखिए जो क्रिटिकल मिनरल्स होता है उसको लेकर के कुछ फैसला लिया गया है। तो कोबाल्ट पाउडर, लिथियम आयन, जो बैटरी स्क्रैप है, लीड है, जिंक है, और भी जो 12 क्रिटिकल मिनरल्स है ना, तो उसके ऊपर जो ये आपका बीसीडी होता है, मतलब कि जो आपका बेसिक कस्टम ड्यूटी होता है, उसको पूरी तरह से हटा दिया गया है। ठीक है, तो ये सब कुछ फैसला लिया गया है इनडायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के। आगे बढ़ते हैं और डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के क्या क्या फैसला लिया गया है उसको हम देखने वाले हैं। ना देखिए यहाँ पे डायरेक्ट टैक्सेस को लेकर के क्या क्या अनाउंसमेंट हुआ उसको हम देखते हैं। तो सबसे पहले तो देखिए जो सीनियर सिटीजन्स होते हैं, सीनियर सिटीजन्स के द्वारा जो इंटरेस्ट अर्न किया जाता है ना, तो यहाँ पे इंटरेस्ट के ऊपर जो टैक्स डिडक्ट होता है उसके लिए जो लिमिट है उसको 50,000 से बढ़ा करके 1 लाख रुपीज कर दिया गया है। तो अभी तक क्या था कि अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो बैंक से या फिर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से इंटरेस्ट अर्न कर रहा है, और अगर जो इंटरेस्ट है ना वो 50,000 रुपए तक या फिर इससे कम अमाउंट का है, तो इसके ऊपर किसी भी तरह का जो टीडीएस होता है, टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, वो नहीं लगता था। ओके, नाउ यहाँ पे इस लिमिट को बढ़ा करके कितना कर दिया गया है, 1 लाख रुपीज कर दिया गया है। मतलब कि अब अगर कोई सीनियर सिटीजन है वो 1 लाख रुपए तक का इंटरेस्ट अर्न कर सकता है और उसके ऊपर किसी भी तरह का जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। समझ में आ गया पहला? ओके, इसके बाद देखिए जो हम रेंट पे करते हैं, तो यहाँ पे रेंट के ऊपर जो टीडीएस लगता है ना, तो उसके लिए एक एनुअल लिमिट है, कितने का है, 2.40 लाख रुपीस का ये एनुअल लिमिट है। तो अब इसको बढ़ा करके 6 लाख रुपीस कर दिया गया है। तो अगर आप रेंट पे कर रहे हैं और जो रेंट का अमाउंट है वो 2.4 लाख रुपीस पर ईयर से ज्यादा है, इस अमाउंट से ज्यादा है, तो इस केस में जो टीडीएस होता था वो डिडक्ट होता था। लेकिन अब इस लिमिट को बढ़ा करके 6 लाख रुपीस कर दिया गया है। मतलब कि अगर अब आपका जो रेंट है पर ईयर वो 6 लाख रुपीस से कम है तो किसी भी प्रकार का जो टीडीएस है वो डिडक्ट नहीं होगा। 6 लाख रुपीस से अगर आप ज्यादा पर ईयर रेंट पे कर रहे हैं तो जो टैक्स होता है, जो टैक्स डिडक्टेड एट सोर्स होता है, टीडीएस होता है, वो आपका अप्लाई होगा। ठीक है, पहली लिमिट कितना था, 2.40 लाख था। समझ में आ गया? ओके, इन सबके अलावा देखिए यहाँ पे जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम है, एलआरएस, एलआरएस के तहत क्या होता है, भारत के बाहर आप पैसा भेज सकते हैं, राइट। तो एलआरएस के तहत जो रेमिटेंसेस होता है ना, तो उसके ऊपर जो टैक्स एट सोर्स कलेक्ट होता है, मतलब जो आपका टीसीएस होता है, टैक्स कलेक्टेड एट सोर्स, तो ये जो अप्लाई होता है, तो इसके लिए जो लिमिट था ना, इसको भी यहाँ पे 7 लाख रुपीज से बढ़ा करके 10 लाख रुपीज कर दिया गया है। तो अभी तक क्या होता था कि लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम के तहत अगर कोई पर्सन है वो 7 लाख रुपए से ज्यादा किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर भारत के बाहर भेजता था, तभी जो टीसीएस है वो अप्लाई होता था। लेकिन अब यहाँ पे सरकार ने क्या किया है, इस लिमिट को बढ़ा करके 10 लाख रुपीज कर दिया है। मतलब कि अब अगर आप 10 लाख रुपीज से ज्यादा किसी फाइनेंशियल ईयर के अंदर एलआरएस के तहत भारत के बाहर भेजेंगे तभी जो टीसीएस है वो अप्लाई होगा। अदरवाइज अगर 10 लाख रुपए से कम आप भारत के बाहर भेजते हैं किसी फाइनेंशियल ईयर में तो जो टीसीएस है वो अप्लाई नहीं होगा। ठीक है, तो ये 3 यहाँ पे बड़ा अनाउंसमेंट हुआ है। अब देखिए यहाँ पे सरकार ने जो पर्सनल इनकम टैक्स रूल्स होता है उसमें चेंजेस लाया है, जिसका स्पेसिफिक फोकस जो मिडिल क्लास पॉपुलेशन है उसके ऊपर है। ठीक है, तो क्या क्या यहाँ पे अनाउंसमेंट हुआ है, देखिए सबसे पहले तो सरकार ने यहाँ पे बोला है कि 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं लगेगा। मतलब कि जो न्यू टैक्स रिजीम है उसके तहत अगर कोई व्यक्ति है जो कि 12 लाख रुपए तक कमा रहा है तो यहाँ पे उसके ऊपर उसको किसी भी प्रकार का इनकम टैक्स नहीं देना पड़ेगा। ये यहाँ पे सरकार ने अनाउंस किया है। ओके, और यहाँ पे जो सैलरी टैक्स पेयर्स हैं उनके लिए लिमिट 12.75 लाख रुपीज है, क्योंकि 75,000 का स्टैंडर्ड डिडक्शन होता है। स्टैंडर्ड डिडक्शन क्या होता है, ये एक फिक्स्ड अमाउंट होता है जो कि सैलरीड एम्प्लॉयज जो पेंशनर्स होता है उसका टोटल इनकम में से डिडक्ट किया जाता है, जो टैक्सेबल इनकम होता है वो कैलकुलेट करने के लिए। तो जाहिर सा बात है यहाँ पे इनके सैलरी टैक्स पेयर्स के लिए ये जो लिमिट है वो कितना हो जाता है, 12.75 लाख रुपीज हो जाता है। ठीक है, तो सरकार ने क्या बोला है कि न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना है। ठीक है, इसको हम अच्छे से समझेंगे, डोंट वरी।
ना देखिए यहाँ पे जो न्यू टैक्स रिजीम है इसके तहत रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर दिया गया है, तो इसको पहले हम देख लेते हैं। तो अगर किसी व्यक्ति का इनकम 4 लाख रुपए तक का है तो इसके ऊपर किसी भी प्रकार का टैक्स नहीं लगेगा। 4 से 8 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर 5% का टैक्स लगेगा। 8 से 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर 10% का टैक्स लगेगा। 12 से 16 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर 15% का टैक्स लगेगा। 16 से 20 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर 20% का टैक्स लगेगा। 20 से 24 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर 25% का टैक्स लगेगा। और अगर किसी का इनकम 24 लाख से ज्यादा है तो उसके ऊपर 30% का टैक्स लगेगा। ओके, आई नो अभी आपके दिमाग में कंफ्यूजन आया होगा कि यहाँ पे तो हमने पढ़ा कि सरकार ने न्यू टैक्स रिजीम के तहत 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर टैक्स को हटा दिया है, राइट। लेकिन यहाँ पे अभी हम न्यू टैक्स रिजीम के तहत जो ये रिवाइज टैक्स रेट स्ट्रक्चर है उसमें देख रहे हैं कि 12 से 16 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर 15% का यहाँ पे जो आपका 12 लाख रुपए तक का इनकम है उसके ऊपर टैक्स लगेगा, राइट, इन सब रेट के हिसाब से। तो यहाँ पे इसका मतलब क्या है इसको हम समझते हैं। देखिए सरकार ने यहाँ पे क्या बोला है ना, सरकार ने यहाँ पे बोला है कि जो टैक्स पेयर का जो 12 लाख रुपए तक का नॉर्मल इनकम है, नॉर्मल इनकम का मतलब क्या है, यहाँ पे जो कैपिटल गेन वगैरह होता है उसको हम शामिल नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे सरकार ने टैक्स पेयर का जो 12 लाख रुपए तक का नॉर्मल इनकम होता है उसके लिए सरकार ने यहाँ पे जो टैक्स रिबेट होता है वो प्रोवाइड किया है, मतलब कि सरकार ने छूट दे दिया है। ओके, ये यहाँ पे सरकार ने बोला है। ना देखिए यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो न्यू टैक्स रेट है वो ऑलरेडी पहले वाले जो टैक्स रेट है उससे कम है, तो इसके अकॉर्डिंगली तो जो टैक्स पेयर है उसको तो बेनिफिट मिलेगा ही मिलेगा। लेकिन इसके अलावा यहाँ पे जो टैक्स स्लैब है वो अप्लाई करने के बाद सरकार ने एक्स्ट्रा टैक्स रिबेट, जो एक्स्ट्रा टैक्स छूट है वो यहाँ पे टैक्स पेयर को प्रोवाइड किया है, ताकि 12 लाख रुपए तक के इनकम के ऊपर किसी भी प्रकार का उसको टैक्स नहीं देना पड़े। जैसे कि मान लीजिए ना, एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लीजिए कि कोई पर्सन है और उसका जो इनकम है वो 12 लाख रुपीज है, ठीक है। तो यहाँ पे जो टैक्स स्लैब है उसके हिसाब से उसको कुछ टैक्स पे करना पड़ेगा, राइट। लेकिन यहाँ पे सरकार ने क्योंकि रिबेट दिया है, क्योंकि सरकार ने छूट दे दिया है, तो यहाँ पे इस व्यक्ति को किसी भी प्रकार का टैक्स पे नहीं करना पड़ेगा। जितना भी इसका इनकम के ऊपर टैक्स बनता था उसको सरकार ने यहाँ पे माफ कर दिया है, ठीक है। तो ये यहाँ पे बोला जा रहा है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एक एग्जाम्पल भी उसको हम समझते हैं तो और अच्छे से समझ में आ जाएगा। ओके, जैसे कि देखिए जो न्यू टैक्स रिजीम है ना उसके तहत मान लीजिए कि कोई टैक्स पेयर है और उसका जो इनकम है वो 12 लाख रुपीज है। ओके, नाउ यहाँ पे अभी जो हमने ये रिवाइज टैक्स रेट देखा था उससे पहले जो टैक्स रेट था, यहाँ पे मैंने इसको ऐड किया है। देखिए ये जो टैक्स रेट है ना इसके हिसाब से अगर इस व्यक्ति का इनकम 12 लाख रुपए है तो इसके ऊपर अगर हम टैक्स कैलकुलेट करेंगे तो 80,000 रुपीज बनता है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है ना कि सरकार ने इसको छूट दे दिया, इसको माफ कर दिया है। अब यहाँ पे जो टैक्स पेयर है उसको ये जो 80,000 रुपीज है वो टैक्स के तौर पे नहीं करना पड़ेगा। ये सिंपली यहाँ पे बोला जा रहा है, ठीक है, समझ में आ गया। तो डायरेक्ट टैक्स को लेकर के ये सब कुछ जो अनाउंसमेंट था वो हुआ था। आई होप जितने सारे भी अनाउंसमेंट हमने डिस्कस किए हैं वो सब आपको समझ में आ गया होगा। अगर आपको कहीं पे भी कुछ भी कंफ्यूजन रहता है तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, कमेंट में हम उसका रिप्लाई जरूर करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। आई होप आपको ये लेक्चर इन्फॉर्मेटिव लगा होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।